हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पुनीत है। प्राइस एक्शन की क्लास 3 में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग ऑलरेडी एक सीरीज़ स्टार्ट किए हैं प्राइस एक्शन पे, हम लोग पढ़ रहे हैं और हम लोगों ने अभी तक बेसिकली 2 सेटअप सीखे हैं और 2 क्लासेस की हैं। ठीक है, प्राइस एक्शन की 2 क्लासेस हुई हैं, टोटल 30 क्लासेस होंगी। बाकी जो रेस्ट उसके बाद 15 क्लासेस होंगी, उसमें हम लोग बेसिकली कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखेंगे प्रैक्टिकल में, मतलब लाइव ट्रेडिंग में क्या क्या चीज़ें, मतलब जैसे हम जो चीज़ हम लोग सीखे उस चीज़ को अप्लाई करेंगे बेसिकली। तो आज ये अपना तीसरा क्लास है और जो तीसरा क्लास है इसका टॉपिक है फिब रिट्रेसमेंट एंड कैंडलस्टिक्स। वैसे तो आप लोगों ने बहुत से एग्जांपल देखे होंगे, बहुत से वीडियोस देखे होंगे फिब रिट्रेसमेंट पे, बट अपन सिर्फ वही चीज़ पढ़ेंगे जो अपने को लाइव मार्केट में काम आनी है। बुकिश डेफिनेशन और इधर उधर की मतलब पूरा फिब रिट्रेसमेंट पर अपने को रिसर्च तो करना नहीं है ना, अपने को एग्ज़ाम में लिख के तो आना नहीं है इस पर। बेसिकली अपने को प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए कि उसको रियल में अप्लाई कैसे करें, क्या रोज़ काम करेगा कि नहीं करेगा, क्या हर जगह लगाना ज़रूरी है, ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। और दूसरा, कैंडलस्टिक पे भी आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, यूट्यूब पे भरा पड़ा है, मतलब वीडियो ही वीडियो हैं। बट हम लोग कुछ यूनिक सीखेंगे इन दोनों टॉपिक्स में। जो यूनिक चीज़ें हैं वही सीखेंगे, जो सबसे अलग है। अभी देखो क्या है कि कैंडलस्टिक में हम बेसिकली, मैं कोशिश करूंगा कि कुछ इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न्स ही डिस्कस करूंगा, पूरा कैंडल डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी मैंने जो क्लास 2 ली थी उसमें आपको बता रखी है कि कैंडल को कैसे प्रेडिक्ट करना है, कैंडल को बिहेवियर देख के हम कुछ अच्छे ट्रेड्स बना सकते हैं स्विंग हाई स्विंग लो मार्क करके। ठीक है, अभी देखो आज क्लास 3 है तो उसमें जो सबसे पहला टॉपिक है फिब रिट्रेसमेंट, तो उससे हम लोग स्टार्ट करते हैं। फिब रिट्रेसमेंट कंप्लीटली मैथमेटिकल है, एक टूल होता है हर जगह हर चार्ट पे, मतलब आप चाहे जिस भी ब्रोकर को यूज़ करते हो, ट्रेडिंग व्यू पे भी आप देखोगे तो अवेलेबल होगा। एक सेक्शन होता है टूल सेक्शन, जिसमें आप यहाँ पे जाओगे तो आपको सबसे पहला ऑप्शन दिखेगा फिब रिट्रेसमेंट का। ये देखो फिब रिट्रेसमेंट। ठीक है, अब देखो फिब रिट्रेसमेंट होता क्या है पहले तो ये जान लो। तो फिब रिट्रेसमेंट जो है वो बेसिकली एक मैथमेटिकल टूल है मार्केट में जो प्रीमियम चल रहा है उसके डिस्काउंटेड रेट को पता करने के लिए। सिंपल लैंग्वेज में समझो कि तुम मार्केट में जाते हो कोई सामान खरीदने के लिए, तो जितना दुकानदार बोलते, फॉर एग्जांपल मान लो कि शॉपिंग करने गए हो और मतलब नॉर्मल साड़ी की दुकान है, मान लो साड़ी लेने गए हो अपनी मदर के लिए, तो क्या दुकानदार जितना रुपया बोलता है आप उतने पे खरीद लेते हो? नहीं लेते हो ना, मतलब उसमें तुम आप बार्गेन करते हो, मोल भाव करते हो कि भाई इतना दे दो उतना दे दो, 100 कम कर दो, 200 कम कर दो। तो बेसिकली आप एक डिस्काउंट मांगते हो उससे। ठीक है, डिस्काउंट क्यों मांगते हो? क्योंकि आपको लगता है कि आपका प्रॉफिट हो जाएगा उससे, कितने उतने रुपए बच जाएंगे जितना वो डिस्काउंट दे देगा। शॉपकीपर मान लो 100 रुपये का कोई सामान है, 20 रुपये आपको डिस्काउंट देता है, तो आपको बेसिकली वो 20 रुपये जो डिस्काउंट मिला वो फ़ायदा हो जाएगा। तो ये जो फिब रिट्रेसमेंट है बेसिकली उसे डिस्काउंट को पाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो मार्केट उठ रही है, एक एग्जाम्पल अगर लेता हूँ, मार्केट मान लो उठ रही थी, जैसे इसमें देख लो, यहाँ पे देखो मार्केट ऊपर जा रही थी। ठीक है, ऊपर जाने के बाद फिर मार्केट में एक फॉल आया। ठीक है, मार्केट में एक फॉल आया, पहले ऊपर गई फिर एक फॉल आया। तो ये जो फॉल आया बेसिकली वो क्या है, वो प्रीमियम डिस्काउंट ही तो हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कॉल का प्रीमियम इस टाइम देखोगे, सपोज करो कि ये 200 रुपये का था यहाँ पे, फिर ये 200 से 400 पहुँच गया होगा, फिर 400 से घट के ये 200 से भी कम आ चुका होगा, मतलब कि वो उससे भी सस्ता हो गया है। ठीक है, तो ये इस बेसिकली आपको ये जो सस्ता भाव मिल रहा है वो डिस्काउंट प्रीमियम ही तो है। मतलब वो प्रीमियम को अगर तुम 400 पे खरीदते, अब जैसे ऐसे देखो कि जो यहाँ पे खरीदेगा उसको भी अल्टीमेटली प्रॉफिट ही होना है, क्योंकि प्रीमियम तो फिर इसके बाद से चढ़े ही होंगे ना। जैसे मान लो कि 200 का प्रीमियम यहाँ पे था, कोई यहाँ पे खरीदता है इसको, तो ये 400 हो जाता, उसको प्रॉफिट हो जाता। फिर ये घट, सपोज करो कोई यहाँ 400 पे खरीदता, पहले तो उसको लॉस दिखता। मान लो कि वो एसएल वेसल वाला कॉन्सेप्ट हटा दो अभी। ठीक है, मतलब मैं ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉर्मली ऐसे सोचो कि कोई 200 का सामान खरीदा यहाँ पे, 400 में बेच दिया तो उसको फायदा हो गया। सपोज करो कोई 400 बेचा और फिर 400 पे खरीदा और बेच दिया उसने 600 पे, तो फिर उसको भी तो 200 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अभी ट्रेडिंग में क्या है कि थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि ट्रेडिंग में क्या है कि प्राइसेस फिर घट भी रहे हैं, ठीक है, फिर ऊपर जा रहे हैं। तो ट्रेडिंग के पर्पज से भी हम लोग डिस्कस करेंगे उसको, फिब रिट्रेसमेंट को। बट बेसिकली मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि जो फिब रिट्रेसमेंट जो यूज़ होता है वो प्रीमियम के डिस्काउंट के लिए होता है। ठीक है, मतलब प्रीमियम थोड़ा आपको सस्ता मिल जाए, बस पॉइंट इतना है। तो देखो फिब रिट्रेसमेंट
को कैसे अप्लाई करना है, फिब रिट्रेसमेंट जो टूल है ये कहाँ अवेलेबल है, इसकी सेटिंग्स क्या है, पहले वो देख लेते हैं हम लोग। तो हम सबसे पहला टूल सेक्शन में आएंगे तो ये एक ऑप्शन दिखेगा अपने को, उसमें सबसे पहला ही है फिब रिट्रेसमेंट। अभी देखो मैंने तो ऑलरेडी सेटिंग चेंज कर रखी है, रुको इसको डिलीट कर देता हूँ फिर आपको बताता हूँ। तो देखो हमने फिब को ऐसे उठाया, हमने एक फिब लगाया। अभी देखो सिर्फ सेटिंग्स डिस्कस करेंगे। इसके सेटिंग्स में ऑप्शन में जाते हैं, ठीक है। अभी देखो सेटिंग में आपको कुछ ऐसे दिखेगा स्टाइल्स में, ठीक है। इसमें एक आपको इस साइड दिखेगा 0, 0.382, 0.618, 1, इधर दिखेगा 0.236, 0.5, 0.786, 1.618, 3.618, 1.272, 2 तक है, यहाँ देखो 3 तक है, ठीक है, 4 तक है। तो ये बेसिकली क्या है, अभी जब आप जब इसको आप सेटिंग नहीं चेंज किए रहोगे तो ये सारे आपको ऑप्शन जो है वो सभी उसमें आपको दिखेगा कि ये ब्लू टिक रहेंगे, ठीक है। सब पे ब्लू टिक कैसे लगा रहेगा, अभी एक बार देख लो कि ये एग्जैक्टली दिखता कैसा है। देखो ये फिब रिट्रेसमेंट कुछ ऐसे दिखेगा आपको, ठीक है, ऐसे दिखेगा। अब इसकी सेटिंग क्या करनी है, आपको सेटिंग में जाना है। देखो 0 को रखना है, 1 को रखना है, ठीक है, 0 to 1, 0 को रखो, 1 को रखो। फिर हमको कौन सा रखना है, 0.3 रखना है, 0.6 रखना है, 0.5 रखना है, बाकी सब हटा दो। ये जितने हैं सबको अनटिक कर दो। अभी ये सब मैं बता दूंगा बाद में कि ये सब क्या होते हैं, ये 1 2 3 4 क्या है। अभी के लिए सेटिंग्स पर ना रखो, 0 रखो, 1 रखो। 0 से 1 के बीच में 3 और पॉइंट्स रखने हैं, 0.3, 0.5, 0.6। ओके कर दो। अभी देखो इसको थोड़ा एक्सटेंड करते हैं तो अपने को दिख जाएगा। देखो ये क्या है बेसिकली, ये हमारा 0 पॉइंट हो गया, मतलब 0 हो गया, ये हमारा 1 हो गया। 0 और 1 के बीच में है 0.5, मतलब कि ये आधा जो 50% एरिया है वो ये है। इस 50% के ऊपर एक पॉइंट है 0.3 और एक है 0.6। तो अगर मैं परसेंटेज में बात करूं तो मान लो कि ऊपर से लेके नीचे तक 100 है, तो अगर 0.5 मैं यहाँ बोलता हूँ तो ये ऊपर वाला एरिया 50% हो गया, ये वाला एरिया 50% हो गया, ठीक है। 0.3 अगर बोलता हूँ तो इसका क्या मतलब है, ये 0.3, अब देखो ये 0.3 नहीं है, ये 0.382 है, तो करीब करीब 4%, तो ये हो गया 4% के आसपास। और ये 0.6 अगर लिखा है तो इसका क्या मतलब है, 0 से लेके 6 तक, मतलब ये हो गया करीब 60%, ठीक है। तो इसमें बेसिकली आपको कितने लेवल्स दिखे, 3 लेवल्स दिखे। 0-1 तो रहेंगे ही। 0-1 क्या है, 0-1 हमारा स्विंग हाई स्विंग लो रहेगा। अभी मैं बताऊंगा कैसे अप्लाई करना है इसको। उसके बाद हम अपने को 3 लेवल्स मिलेंगे, एक होगा 0.5, एक होगा 0.3, एक होगा 0.6। आपको ऐसे ही लगाना है। अब देखो इसको लगाने का तरीका पहले समझते हैं, कैसे लगाया जाता है पहले वो समझो। तो हम क्या करते हैं कि बेसिकली एक एग्जांपल लेते हैं जहां पे हम इसको लगा के देख सकते हैं, ठीक है। तो एक बढ़िया सी एग्जांपल देखते हैं, जैसे आओ देखो यहाँ पे देखते हैं। अभी देखो ये 25 तारीख की मार्केट है, महीना छोड़ दो, क्या कौन सा भी हो क्या फ़र्क पड़ता है। मार्केट यहाँ से उठनी स्टार्ट हुई, उठ के फॉल आया। जो फिब रिट्रेसमेंट वो लगाने से पहले मतलब ये इंपॉर्टेंट है कि एक स्विंग बनना चाहिए। तो बेसिकली देखो एक स्विंग बन गया, ठीक है, फर्स्ट स्विंग हमारा बना। स्विंग को पहचानना अगर नहीं सीखे हो, अभी देखो ये भी लोग लगेगा कितना बेसिक चीज़ें स्विंग बता रहा है, बट बेसिकली स्विंग हाई स्विंग लो पहचान ही नहीं पाते बहुत से लोग। तो मैंने क्लास 2 में वो चीज़ बताई थी, जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो स्विंग लो नहीं बना है यहाँ पे, ठीक है, ये पॉइंट को देखो, ये स्विंग लो नहीं बना है लेकिन ये स्विंग हाई है, ठीक है। अब ये डिफरेंस क्या है, आप क्लास 2 जाके देखो, मैं दोबारा से इस चीज़ को डिस्कस नहीं करूँगा यहाँ पे। अभी देखो मेरे लिए ये स्विंग हाई बन चुका है, ठीक है। तो जब स्विंग बन गया तो हम अपना फिब लगाना स्टार्ट करेंगे। हमने एक फिब रिट्रेसमेंट टूल उठाया, अब देखो कैसे लगाना है वो समझो। देखो अगर मार्केट ऊपर उठी है और फिर नीचे आई है तो हम स्विंग जो फिब रिट्रेसमेंट होगा वो नीचे से ऊपर लगाएंगे। तो बेसिकली हम ऐसे लगाएंगे, हमारा जो लोएस्ट पॉइंट होगा हमारा 1 हो जाएगा और जो हाईएस्ट पॉइंट होगा वो 0 होगा, ठीक है। ये पॉइंट इन दोनों पॉइंट से मैच करने चाहिए, मतलब कि ये जो 1 वाला लेवल है वो इस पॉइंट से और 0 वाला लेवल इस पॉइंट से मैच करना चाहिए। अब देखो ये मैच किया तो हम आगे बढ़ते हैं।
अब आप देखो कि मार्केट में रिट्रेसमेंट जो था वो कहाँ तक आया था, वो देखोगे तो 0.6 से भी नीचे आया था, बट मार्केट में एक रिजेक्शन लिया। अगर आप इसी सेटिंग्स में, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें सेटिंग में जाओ, बहुत अच्छा एग्जांपल तो हम लोगों ने उठाया नहीं है। एक लेवल ये भी है 0.786, इसको ओके कर दो, तो आप ये पाओगे कि मार्केट में ये जो रिट्रेसमेंट आया है बेसिकली ये 0.786 एरिया तक आया है, फिर वहाँ से मार्केट उठ गई है। फर्स्ट एग्जांपल है हमारा। अभी कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे फिब रिट्रेसमेंट जो अपने लेवल्स हैं उस हिसाब से वर्क किया हो, ठीक है। अभी मैं ये चीज़ बताऊंगा भी कि इसको रोज़ रोज़ अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। हम बेसिकली उसी दिन अप्लाई करेंगे जिस दिन अपने को कन्वीनियंट होगा, जिस दिन अपने को लगेगा कि इट विल वर्क, ठीक है। और वो पता चल जाएगा, टाइम से थोड़ा समय लगता है बट इट विल वर्क। अब देखो ये 15 मिनट का चार्ट है, तो हो सकता हो कि बेसिकली आपको इस पर जल्दी एग्जांपल ना मिले, तो हम 5 मिनट पे चले जाते हैं ताकि अपने को कुछ एग्जांपल्स दिख जाएं। बेसिकली हमको देखना तो वही है कि एग्जांपल्स इसमें किस हिसाब से हमको उसको ट्रेड करना है। तो हम कुछ एग्जांपल्स खोजते हैं बढ़िया वाले। ठीक है ठीक है ठीक है। फिब रिट्रेसमेंट आप लोग उम्मीद करता हूँ कि आपने वो तो समझ लिया कि वो कहाँ पे अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। जो उसकी सेटिंग्स हैं वो आप सीख चुके हो। अभी कैसे अप्लाई करना है वो सब तो हम डिस्कस करेंगे। जैसे चलो एक एग्जांपल दिखा है, ट्राई करते हैं उस पर। देखो अभी देखो ये 10 तारीख की मार्केट है, मार्केट उठना स्टार्ट हुई थी, ठीक है। ऊपर उठ रही थी, ऊपर उठने के बाद उसने एक स्विंग हाई बनाया, ठीक है। अभी देखो 5 मिनट पे ये स्विंग हाई नहीं है, बट मार्केट जब फॉल की होगी तो अपने लिए यहाँ पे 15 मिनट पे एक स्विंग हाई बना होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको अप्लाई कैसे करेंगे। हमने फिब रिट्रेसमेंट खोला और जो सबसे लोएस्ट पॉइंट था, अब देखो 10 तारीख की मार्केट तो स्टार्ट तो यहाँ से हुई है, बट हम फिब यहाँ से नहीं लगाएंगे। फिब का एक रूल होता है कि हमेशा आपको लोएस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट को ही मैच करना है। तो इस पूरे चार्ट पे एट प्रेजेंट मुझे जो दिख रहा है वो सबसे लोएस्ट पॉइंट ये है। इस कैंडल ने लोएस्ट पॉइंट बनाया है, हम यहाँ पे लगाएंगे। और फिर हमने हाईएस्ट पॉइंट को फर्स्ट वाले मतलब 0 से मैच करा दिया और लोएस्ट पॉइंट को 1 से मैच करा दिया, ठीक है। अब देखो मार्केट पहले उठी है, उठने के बाद एक रिट्रेसमेंट आया। वो रिट्रेसमेंट देखो कहाँ तक आया है, तो वो रिट्रेसमेंट एक एरिया में आया है 0.618 और 0.5 के बीच में, ठीक है। अब देखो 0.5 से लेके 0.6 तक ये जो एरिया होता है इसको बोलते हैं गोल्डन एरिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है। मोस्टली जो प्राइसेस हैं वो यहीं से डिस्काउंट होते हैं। मतलब कि जब प्राइस चढ़ेंगे तो जब प्रॉफिट बुकिंग होगी तो इस लेवल के आने के बाद दोबारा से मार्केट जो है अपने अप ट्रेंड को मतलब या फिर अपने इनिशियल डायरेक्शन को फॉलो कर सकता है। अगर डाउन ट्रेंड में है तो 50% एरिया तक वो ऊपर उठ सकता है, फिर फॉल करना स्टार्ट कर जाएगा, ठीक है। तो इस एरिया को ट्रेडर्स ने बोला कि ये गोल्डन एरिया है, क्योंकि मार्केट बार बार इस लेवल को रिस्पेक्ट करती है। मार्केट उठनी स्टार्ट हुई, देखो उसके बाद फॉल आया, तो फॉल आने के बाद एक कैंडल बनती है, ऐसी कैंडल जो 0.618 एरिया से रिजेक्शन पाती है ऊपर की तरफ और बुलिश क्लोज होती है। अब देखो हमने इस लेवल को क्या किया, देखो मैं कैसे ट्रेडिंग करता हूँ वो बताऊँ। तो मैंने स्विंग हाई स्विंग लो मार्क किया, उस पर फिब लगाया और 0.5 एरिया पे एक लाइन खींच दी कि ये ये हमारा 0.5 वाला जोन ये है। सॉरी यार, एरिया ड्रॉ करेंगे, लाइन कभी ड्रॉ मत किया करो, एरिया ड्रॉ किया करो, ठीक है। तो हमने इस एरिया को ड्रॉ किया कि ये हमारा 0.5 और 0.6 का जोन है, गोल्डन जोन, ठीक है, जिसको गोल्डन एरिया बोलते हैं। मार्केट ने यहाँ तक रिट्रेसमेंट दिखाया, उसके बाद उठना स्टार्ट हुई। तो बेसिकली हमारा जो ट्रेड होगा वो ट्रेड फर्स्ट बुलिश कैंडल जैसे ही क्लोज ही मार्केट ने रिजेक्शन मतलब यहाँ पे शो किया, हम एक ट्रेड बनाएंगे। अब देखो इसमें टारगेट क्या होगा, एसएल क्या होगा, अब ध्यान से सुनो। मैं हमेशा टारगेट जो है वो स्विंग हाई का लगाता हूँ। मतलब मार्केट जहाँ तक उठी थी मुझे उम्मीद रहता है कि मार्केट दोबारा से वहाँ तक जाएगी। स्टॉप लॉस क्या होगा, तो बेसिकली आप गोल्डन एरिया में ही घुस रहे हो तो गोल्डन एरिया के नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। कुछ ऐसा कि 0.618 से अगर मार्केट रिजेक्शन पा रही है, यानी कि इस गोल्डन एरिया से रिजेक्शन पा रही है, तो आप बेसिकली इसके जस्ट नीचे अपना एसएल रखो, ठीक है। बेस्ट एसएल मतलब मैं बताऊं तो बेस्ट एसएल तो ये होता है कि आप एक ठीक ठाक एसएल रखो। मतलब कि सपोज करो कि मार्केट ये रिट्रेस करती 0.6 तक पूरा रिट्रेस करती, तो मैं इस पूरे जोन को अपना एसएल रखता 0.786 तक। लेकिन चूंकि मार्केट गोल्डन एरिया से रिट्रेस कर रही है तो मैं अपना जो एसएल रखूंगा वो हाफ वे रखूंगा, मतलब इस जोन के आधे में, ठीक है। तो हमने नॉर्मली भी आप देखोगे तो यहाँ 30 पॉइंट के आसपास का एसएल हो रहा है
और अगर आप टारगेट देखोगे तो 105 पॉइंट्स का अपने दिख रहा है। अगर फर्स्ट टारगेट अपना देखोगे 60 पॉइंट्स, तो आप देखोगे तो बहुत इजीली अचीवेबल था ये। तो इस बेस पे एक ये ट्रेड बढ़िया ट्रेड बन सकता था, जो कि सिर्फ 4-5 कैंडल में आपको टारगेट दे जाता, जो कि मतलब 60 पॉइंट्स मुझे लगता है कि प्रीमियम पे ऑलमोस्ट 60 पॉइंट का गेन आपको शो कर देता। ठीक है, अभी देखो मैं ट्रेड नहीं ले रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि इसको अप्लाई कैसे करना है। फिब को हमने लगाया, फिब के बेस पे एक छोटा सा ट्रेड बनाया। ठीक है, अब देखो फिब लगाने के भी फिब लगाने के भी कई तरीके होते हैं। 15 मिनट पे चले जाते हैं क्योंकि हम लोग 15 मिनट पे ही वर्क करते हैं। देखो मैंने इसमें लिखा है 3 तरीके हैं फिब को ट्रेड करने के। तो अभी तक आपने ये सीखा कि फिब लगाना कैसे है, फिब का जो सेटिंग्स है वो क्या क्या है। ठीक है, अभी तक आपने ये सीखा, और बेसिकली आपने ये सीखा कि जो गोल्डन एरिया है वो क्या होता है। तो गोल्डन एरिया आपको पता चल गया कि 0.5 और 0.6 के बीच में जो एरिया है उसी को बोलते हैं गोल्डन एरिया। मतलब वो एरिया है जहाँ पे जो प्रीमियम है वो 50% डिस्काउंटेड हो जाता है। मतलब कि अगर 100 वाला कोई प्रीमियम है, अगर वो 200 गया है, तो फिर वो जो गोल्डन एरिया है वहाँ पे घट के आएगा 150 होगा। 150 पे आप बाइंग डालो, फिर 200 टारगेट करो। नॉर्मली जो स्टॉक में जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, वो इसका यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं। निफ्टी 50 में थोड़ा फास्ट रहता है मूवमेंट, वोलेटिलिटी रहती है, लिक्विडिटी बहुत हेवी रहती है, इसीलिए फिब रिट्रेसमेंट हो सकता है रोज़ काम ना करे, बट जिस दिन ये काम करेगा इट विल गिव अ गुड रिजल्ट। तो अभी तक हमने देखा कि फिब रिट्रेसमेंट में गोल्डन एरिया कौन सा है, तो वो हमारा 0.5 और 0.6 का एरिया है। ठीक है, 3 तरीके हैं ट्रेड करने के इसके बेसिस पे। एक तो है स्विंग्स के बेस पे, दूसरा है इम्पल्स के बेस पे, तीसरा है पोजीशन के बेस पे। अब एक एक करके पढ़ेंगे तब समझ पाएंगे सही से तीनों चीज़ें क्या है। मैं दोबारा से एक बार बताता हूँ आपको कि फिब लगाना कैसे है और फिब को यूज़ कैसे करना है। तो देखो एक मार्केट है, ये रिजल्ट वाला मार्केट है। जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आया था, मार्केट में एक ड्रास्टिक फॉल आया। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे अपने को स्विंग हाई स्विंग लो कुछ बना नहीं है, बेसिकली अपने को इम्पल्स मिला है। इम्पल्स इन द सेंस मार्केट में एक ड्रास्टिक फॉल आया। आपको अगर याद हो तो मार्केट उस दिन पूरी तरीके से क्रैश हो गई थी। 2000 पॉइंट का ये फॉल है। अगर आप ध्यान से देखोगे, फॉल कोई छोटा नहीं है, बहुत बड़ा फॉल है ये है करीब 1896 पॉइंट्स का फॉल। अब ये रोज़ रोज़ नहीं होना है, बट एग्जाम्पल के लिए इसको ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो इतना बड़ा इम्पल्स था, स्विंग हाई स्विंग लो तो अपने को दिख नहीं रहा कुछ, ना तो स्विंग हाई बना है ना तो स्विंग लो बना है। ठीक है, इस वाले में ना तो स्विंग हाई बना ना तो स्विंग लो बना। मार्केट में हमने क्या किया, फिब रिट्रेसमेंट लगाया। चलो हम लगा देते हैं फिब रिट्रेसमेंट। अपने को पता तो है नहीं कि फिब के बेसिस पे अपने को ट्रेड मिल ही जाएगा, तो हम सिर्फ मार्क लगा देते हैं। मैंने बताया था कि अगर मार्केट ऊपर उठ रही हो तो नीचे से ऊपर लगाना है फिब को, मतलब कि 1 से 0। ठीक है, नीचे से ऊपर लगाना है, और ऊपर से अगर मार्केट फॉल कर रही हो तो हमेशा फिब को ऊपर से नीचे लाना है। ठीक है, और ये जो अपना स्विंग लो है, वैसे तो ये स्विंग लो नहीं है बाय डेफिनेशन, बट हम इस लोएस्ट पॉइंट तक आएंगे, क्योंकि जब ये कैंडल बनी होगी, अगर आप देखोगे तो ये कैंडल अपना सेटअप 2 बना रही है, ये वाली कैंडल, ये जो बुलिश कैंडल है। बट जब ये कैंडल बनी होगी तो अपने लिए एक लो तो क्रिएट हो ही गया था, तो हम यहाँ पे मार्क कर देते हैं। मार्क करने के बाद हम देखेंगे कि क्या कोई ऐसी कैंडल है जो 0.5 से रिजेक्शन पा रही है। तो हम देखते हैं कि फर्स्ट कैंडल जो 0.5 से रिजेक्शन पा रही है वो ये कैंडल है, ये वाली। ठीक है, ये रेड कैंडल। तो अब क्या करेंगे, हम एक ट्रेड बनाएंगे। अभी देखो गाइस, सिर्फ फिब के बेस पे ट्रेड नहीं लेते हैं, बट मैं सिर्फ अभी फिब पढ़ा रहा हूँ आपको, तो मैं फिब के पे मतलब अगर कोई ट्रेड लेता है तो कैसे लेता होगा, मैं बस वो बता रहा हूँ। फिब रिट्रेसमेंट में भी हम बहुत सी चीज़ें और देखते हैं तब जाके ट्रेड लेते हैं। सिर्फ फिब रिट्रेसमेंट से मतलब 0.5 0.6 वाले गोल्डन एरिया में रिट्रेसमेंट हुआ इसलिए हम ट्रेड लेंगे, ऐसा नहीं है। और भी 2-3 चीज़ें हम देखेंगे, बट अभी के लिए ये मान के चलो कि सिर्फ हम पढ़ रहे हैं, तो इसको कैसे अप्लाई करेंगे बेसिक उसका सीख लेते हैं। तो फर्स्ट कैंडल जिसने रिजेक्शन पाया 0.5 एरिया से, देखो मार्केट में फॉल आया। फॉल आने के बाद मैंने बोला था कि मार्केट राइज शो करेगा 0.5 तक। मार्केट में राइज शो हुआ और फिर वहाँ से एक रिजेक्शन बना, तो हम बेसिकली यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे और टारगेट रखेंगे स्विंग लो का। अपना स्टॉप लॉस जो होगा वो मार्केट ने कहाँ से रिजेक्शन पाया था, 0.5 से, तो बेसिकली अपना पिछला जोन 0.6 का हाफ एरिया, मतलब कि मिड में अगर आप लगाओगे तो ये अपना स्टॉप लॉस होगा और अपना ये टारगेट होगा। बेसिकली इसमें देखोगे तो अपना स्टॉप लॉस चला जाएगा। ठीक है, शुरू में आपको प्रॉफिट दिखेंगे, बट अल्टीमेटली यू विल एंड इन लॉस। ठीक है, अपने को लॉस हो गया। इस बेस पे अगर ट्रेड लेते तो अपने को शायद लॉस हो जाता है, तो इसको हम डिलीट करते हैं। अब देखो सिर्फ फिब के बेस पे लेने पे यही दिक्कतें हैं।
दूसरा एग्जांपल उठाते हैं, मार्केट में दोबारा से एक इम्पल्स आया, मार्केट में पहले तो फॉल आया, फिर ऊपर से मार्केट उठना स्टार्ट हुई। उठने के बाद मार्केट में फिर से हम फिब लगाते हैं। अब देखो जब मार्केट उठ रही होगी तो अपना स्विंग हाई यहाँ पे क्रिएट हुआ है, तो हम यहाँ तक लगाएंगे, तो हमेशा नीचे से ऊपर लगाएंगे उठती हुई मार्केट में, तो हमने फिब रिट्रेसमेंट यहाँ भी लगाया। अब देखो मार्केट उठ रही थी तो अपने को क्या उम्मीद रहेगी कि मार्केट 50% एरिया पे दोबारा से डिस्काउंट देके मार्केट ऊपर उठनी स्टार्ट हो। तो अगर आप देखोगे तो मार्केट पहले फॉल की, उसके बाद ऊपर उठना स्टार्ट हुई और एक बुलिश कैंडल क्लोज होती है इस गोल्डन एरिया से रिजेक्शन पाके, ठीक है। तो इस कैंडल में अब देखो, अभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये कैंडल सपोज करो बहुत बड़ी होती तो क्या हम यहाँ पे ट्रेड जाके थोड़े ले लेते हैं। यहाँ पे भी ये कैंडल कोई छोटी कैंडल तो है नहीं, काफ़ी बड़ी कैंडल है। हमेशा एक चीज़ याद रखो गाइस कि जब बड़ी कैंडल बनती है अपने, या तो अपने सेटअप में या फिर किसी और भी सेटअप में, तो हमेशा रिट्रेसमेंट का वेट किया करो। भले ट्रेड मिस हो जाए बट रिट्रेसमेंट का वेट कर लिया करो। बट अभी के लिए हम मानते हैं कि हम इस वाली कैंडल को देख के ट्रेड लेते हैं। जैसे यहाँ से इसने 0.6 और 0.5 की गोल्डन एरिया से रिजेक्शन पाया, एक बुलिश कैंडल क्लोज हुई, अगले कैंडल में अपना ट्रेड बना देते हैं लॉन्ग पोजीशन। अपना स्टॉप लॉस क्या होता है, मैंने बोला था कि अगर गोल्डन एरिया से रिजेक्शन पा रही है तो 0.6 अपना स्टॉप लॉस होगा। तो हमने एक एसएल लगाया और टारगेट हमारा क्या रहेगा, स्विंग हाई। तो अभी आप देखोगे तो यहाँ तो 1:1 का ही रेशियो बना है, मतलब जो रिस्क रिवॉर्ड है 1:1 का है। रीज़न ये था कि ये जो एसएल, ये जो कैंडल बनी है वो काफ़ी बड़ी कैंडल बनी थी, मोमेंटम कैंडल थी। इसके रिट्रेसमेंट पे अगर आप एंटर करते तो शायद आपको बड़ा प्रॉफिट मिलता। हालांकि मार्केट ने मूव तो अभी और ऊपर तक दे दिया, आप चाहो तो ऐसे पकड़ते रहो, बट बेसिकली मेरा लॉजिक ये है कि मैं टारगेट हमेशा स्विंग हाई तक रखता हूँ। मैं जैसे ट्रेड करता हूँ वही बताता हूँ गाइस, क्योंकि वो प्रैक्टिकल है। वो रोज़ नहीं होने वाला कि मार्केट 1000 पॉइंट मूव कर जाएगी। वो इस एग्जांपल में आपको दिख रहा हो कि मार्केट ऊपर चली गई, ठीक है, आप ट्रेल कर लो, बट बेसिकली इस हिसाब से ट्रेड इसको किया जा सकता था। अभी देखो इसी में मैं इस चीज़ को ऐड भी कर देता हूँ कि अगर मान लो ये मोमेंटम कैंडल है तो वेट फॉर अ रीटेस्ट, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाओ और रीटेस्ट का वेट करो। अगर आप रीटेस्ट का वेट करते तो इसी ट्रेड को आप समवेयर यहाँ बनाते 0.5 के आसपास, ठीक है, और टारगेट रखते स्विंग हाई का। आपका जो एसएल होता है वो बहुत छोटा होता है, 0.6 पे अगर रखते तो आप देखो एसएल कितना अच्छा हो जा रहा है। आपका जो रिस्क रिवॉर्ड का रेशियो है वो एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हो जा रहा है। एटलीस्ट 1:2 तो होना ही चाहिए। 1:2 तो मिनिमम है, उससे कम क्या ही टारगेट करेंगे आप, ठीक है। तो गाइज ये था फेवरेट रिट्रेसमेंट का इंट्रोडक्शन। अभी देखते हैं तीनों तरीके क्या हैं ट्रेड करने का। उसको 3 तरीके मैंने बताए हैं, अब तीनों को एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो पहला ही टॉपिक है स्विंग्स। तो अगर आपने स्विंग को ही नहीं पहचाना तो फिर फिब रिट्रेसमेंट लगाओगे कैसे। फिब को लगाने के लिए आपको स्विंग को पहचानना पड़ेगा ना, और स्विंग को पहचानने के लिए आपको बेसिकली जो हमारा क्लास 2 है वो देखना पड़ेगा, तभी तो आप स्विंग पहचान पाओगे, स्विंग हाई कौन सा है, स्विंग लो कौन सा है। अदरवाइज फिब रिट्रेसमेंट गलत लगाओगे, फिर लॉस होगा, फिर बोलोगे कि वर्क नहीं किया। वर्क करता है दोस्त, बट उसको सही से लगाना पड़ेगा तुमको, ठीक है। तो ये फिब का एक छोटा सा बस इंट्रोडक्शन था, और बाकी मैं तीनों चीज़ों को एक एक करके डिस्कस करता हूँ। तो हम लोग पहला टॉपिक अभी उठाएंगे स्विंग्स, दूसरा होगा इम्पल्स, तीसरा होगा पोजिशनल ट्रेड। अगर करना है तो आप फिब के बेस पे कैसे ट्रेड ले सकते हो। तो सबसे पहला टॉपिक अपना स्विंग है। तो स्विंग के लिए आप सबसे पहले तो क्लास 2 देख लेना, स्विंग्स पहचान लो। मैं यहाँ पे स्विंग डिस्कस नहीं करूँगा, मैं सीधे उस चीज़ को अप्लाई करूँगा। अभी जो सबसे पहला चीज़ है वह फर्स्ट वाला है वो है स्विंग, दूसरा है पोजिशनल। तो बेसिकली स्विंग्स और पोजिशनल हम लोग पहले सीखेंगे, पहला और तीसरा। अब देखो पहले में सिंपल है, ध्यान से सुन लो अच्छे से एक बार। पहला और तीसरा जब हम अप्लाई करेंगे तो बेसिकली हम ये ध्यान नहीं देंगे कि मार्केट मतलब हम डे ट्रेडिंग जरूर कर रहे हैं, बट मार्केट को एक मान के चलेंगे। मतलब कि मार्केट का जो चार्ट है उसको एक ही मानेंगे, ये मानेंगे कि वो एक ही दिन का पूरा चार्ट है, पूरे साल भर का चार्ट जो है वो एक दिन में हो रहा है, ठीक है। और जब इम्पल्स के बेस पर ट्रेड लेंगे तो वो बेसिकली सेम डे रहेगा, हमको अप्लाई भी सेम डे करना है, और जो लॉजिक लगाएंगे वो एग्जैक्टली सेम उसी दिन का लगाएंगे, जैसी मार्केट उस हिसाब से उसको लगाएंगे, ठीक है। तो दूसरा तो हम लोग बाद में सीखेंगे, पहले पहला और तीसरा सीखते हैं। पहला बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरा उसके लिए है जो बड़े पोजीशंस रखता है लंबे समय के लिए। तो देखो सीधे एग्जांपल पे लेते हैं, अभी तक हम लोगों ने अप्लाई करना तो सीख ही लिया है, तो सीधा एग्जांपल पे आते हैं। जैसा कि नाम बता रहा है कि स्विंग्स के बेस पे ट्रेड लेंगे तो हम पहले स्विंग मार्क करेंगे, ठीक है। अब स्विंग क्या होता है,
स्विंग बेसिकली वो दो पॉइंट्स हैं जहां से मार्केट ने रिवर्सल्स लिए हैं। जैसे मार्केट ऊपर उठ रही थी, ऊपर उठने के बाद एक पॉइंट यहाँ बना है जिसको बोलेंगे हम स्विंग हाई, ठीक है। क्यों? क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में थी, मार्केट ऑलरेडी अपने सारे स्ट्रक्चर्स ब्रेक कर रही थी। हर बार जितनी बार स्ट्रक्चर बना है, या फिर ये कह लो कि अपना हर बार सेटअप वन बनता जा रहा है, मार्केट ब्रेक किए जा रही है, ठीक है। फिर एक पॉइंट ऐसा भी आता है जहां से मार्केट ने जो पिछला स्विंग लो था उसको ब्रेक किया, तो जैसे ही इस स्विंग लो को ब्रेक करेंगे हम बोलेंगे कि ये स्विंग हमारा क्रिएट हो गया है। अब स्विंग हाई क्रिएट होने का भी अपने पीछे ये लॉजिक था कि जो स्विंग लो है वो ब्रेक होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, तो अगर पिछला स्विंग लो जो था वो ब्रेक हो चुका है यहाँ पे, तो अपने लिए एक स्विंग हाई यहाँ क्रिएट हो गया है। मार्केट अप ट्रेंड में थी, स्विंग हाई बन गया। अब जाहिर सी बात है मार्केट कहीं से उठी तो होगी, तो मार्केट उठी कहाँ से थी वो देखो, तो मार्केट उठी थी यहाँ से। मतलब कि सबसे लोएस्ट पॉइंट देखो और सबसे हाईएस्ट पॉइंट देखो, तो जो हाईएस्ट पॉइंट होगा स्विंग हाई हो गया, और जो सबसे लोएस्ट पॉइंट होगा वो स्विंग लो हो गया, ठीक है। क्यों स्विंग लो हो गया? क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में थी। फिर एक पॉइंट ऐसा है जब मार्केट ने अपने पिछले जो स्विंग हाई था उसको तोड़ा और चेंज ऑफ कैरेक्टर करके ट्रेंड को रिवर्स कर दिया। मतलब कि पहले डाउन ट्रेंड में थी और अप ट्रेंड में है, तो ये पॉइंट हमारे लिए स्विंग लो का काम करेगा। और अगर टेक्निकली स्पीकिंग भी अगर देखोगे तो जो क्लास 2 मैंने बता रखी उस हिसाब से ये स्विंग लो है अपने लिए। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो यहीं पे आपको कहीं ट्रेड बना देना चाहिए था, समवेयर हियर, ठीक है। क्योंकि मार्केट में एक स्विंग लो बना, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इस कैंडल ने इस पूरे पैटर्न को एनगल्फ किया, 1 2 3 4 पैटर्न। अभी ये सब जिसने देख रखा है वो जानता है, बट अभी के लिए समझो कि सिर्फ ये एक स्विंग लो बना अपना, और जो स्विंग हाई पॉइंट है अपना ये है, ठीक है। तो आपको ध्यान से दिख रहा होगा कि स्विंग लो ये है, स्विंग हाई ये है। फिर क्या बोलता है? लो से हाई मार्क कर दो। हमने लो से हाई मार्क कर दिया। चलो, हमने लोएस्ट पॉइंट पकड़ा, हाईएस्ट पॉइंट तक इसको मार्क कर दिया। अब क्या बोलता है? जो अपना स्विंग जो फिब रिट्रेसमेंट है वो क्या बोलता है कि गोल्डन एरिया से मार्केट को रिजेक्शन पाना चाहिए। ध्यान से देखो, मार्केट में जो स्विंग बना था, मार्केट ऊपर उठी, वहाँ से एक फॉल आया। फॉल आने के बाद ये एरिया अगर आप ध्यान से देखो तो गोल्डन एरिया कौन सा है? 0.5 और 0.6। अगर आप यहाँ से देखो तो मार्केट में फॉल आ रहे थे, अचानक से यहाँ से मार्केट रिवर्सल ले रही है, मतलब कि मार्केट में रिजेक्शन ले रही है। मार्केट में एक बुलिश कैंडल बनती है ये वाली, ठीक है। अब देखो ये उसके लिए है बेसिकली जो लंबे समय के लिए ट्रेड करता है। जैसे ये देखो 10 15 18 23, मतलब ये करीब 15-16 दिन की मार्केट में ये चीज़ हुआ है। सॉरी, करीब 15-16 दिनों में ये चीज़ हुआ है। तो जाहिर सी बात है जो यहाँ पे ट्रेड लेगा वो एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए तो लेगा नहीं ना, वो 10 दिन के लिए छोड़ेगा मार्केट को। तो अगर आप छोड़ना तो छोड़ो, अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते, सपोज करो आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, तो अगले ही दिन मार्केट ने एक ऐसा गैप अप दिया कि आपका टारगेट हिट हो जाता। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे ट्रेड लेते, एक लॉन्ग पोजीशन बनाते, पहली ग्रीन कैंडल हमने ट्रेड बना दिया, ठीक है। इस एरिया में अपने को ट्रेड बेसिकली लेना था, तो हमने जैसे रिजेक्शन पाया मार्केट ने, हमने एक ट्रेड बनाया। सिर्फ कैंडल के बेस पे ट्रेड नहीं लेंगे, बेसिकली हम इस दिन किसी भी दिन ट्रेड ले सकते हैं। इस दिन हम किसी भी टाइम पे ट्रेड ले सकते हैं। तो हमने सपोज करो सुबह में ट्रेड ले लिया है, क्योंकि अपने को ट्रेड तो लेना ही था इसी बेसिस पे, तो हमने ट्रेड इनिशिएट किया। टारगेट मैंने हमेशा बताया था कि जो स्विंग हाई है वो रखेंगे। एसएल मैंने बताया था कि जो अपना 0.5 और 0.6, मतलब गोल्डन एरिया से अगर रिजेक्शन पा रही है तो 0.6 के जस्ट नीचे रखेंगे, तो हमने नीचे रख दिए। अब देखो यहाँ 200 पॉइंट का अपना एसएल है, टारगेट है करीब 635 पॉइंट्स के, मतलब कि 1:3 का अपना टारगेट। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट अगले ही दिन इतना गैप अप कर दी कि आपको वो टारगेट मिल जाता। अब ये तो एक्सेप्शनल था कि मार्केट ने गैप अप कर दिया, अपने को टारगेट मिल गया। सपोज करो मार्केट कहीं फ्लैट खुलती, फिर ऊपर नीचे ऐसे ऐसे कर करके फिर वो अल्टीमेटली इस हाई को टच करके तब गिरती, ठीक है, तब तक आपको टारगेट मिल गया होता। ये देखो गाइस एग्जांपल था पोजिशनल ट्रेडिंग का। जैसे अगर जो लोग पोजिशनल ट्रेड करते हैं वो इस हिसाब से ट्रेड करते हैं। वो अगर पोजीशन बनाते हैं फिब के बेस पे, तो बेसिकली स्विंग हाई स्विंग लो मार्क करते हैं, फिर वहाँ से उसको कनेक्ट करते हैं और एक ट्रेड लेते हैं। अब देखो पोजिशनल पे ही एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद हम स्विंग को पढ़ेंगे। पोजिशनल पे ही एक ट्रेड, एक एग्जाम्पल मेरे पास और है, देखो मैंने ऑलरेडी मार्क भी कर रखा है। अभी देखो इसमें क्या हुआ, मार्केट में एक अप ट्रेंड था, मार्केट ने एक रिवर्सल दिखाया, एक स्विंग हाई क्रिएट हुआ। टेक्निकली स्पीकिंग भी एक स्विंग हाई है, एक पिन बार बना के मार्केट स्विंग हाई क्रिएट कर रही है, ठीक है। अब देखो ये स्विंग हाई कब कंफर्म होगा, जब अपना पिछला स्विंग लो
ब्रेक करेगा। तो पिछला स्विंग लो ये है, अगले दिन मार्केट ने गैप डाउन शो किया, तो अपने लिए कंफर्म्ड स्विंग हाई बन चुका है ये, ठीक है। स्विंग लो, अगर स्विंग हाई बना है तो अपने लिए स्विंग लो भी बना होगा। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो समवेयर हियर मार्केट हैज़ मेड अस लो, मार्केट में एक लो क्रिएट हुआ था, एक लो यहाँ भी है, एग्जैक्ट सिमिलर लोज हैं। तो हम मार्क जब करेंगे तो सबसे लोएस्ट पॉइंट देखेंगे। अब जैसे समझो, ऐसे समझो कि अगर मान लो बराबर लोज बने हुए हैं तो सबसे नीचे कौन सा है वो देखेंगे। सपोज करो ये वाला लो यहाँ तक होता तो हम यहाँ से मार्क करना स्टार्ट करते, बट अगर यहाँ पे देखो आप तो ऑलरेडी ये लो मतलब लोएस्ट पॉइंट तो यही है, ठीक है। तो स्विंग लो से स्विंग हाई को हम मार्क करते हैं। तो हमने स्विंग लो से स्विंग हाई को मार्क किया, कैसे करेंगे, अप ट्रेंड में हम कर रहे हैं तो बेसिकली सॉरी ये मार्केट ने स्विंग लो बनाया, स्विंग हाई बनाया, उसके बाद मार्केट फिर से नीचे आई और मार्केट ने सॉरी 100 डिलीट कर देते हैं, 1 मिनट। ये स्विंग हाई बन चुका था, मार्केट दोबारा से फॉल करती है और उसने एक स्विंग लो क्रिएट किया। अगर आप ध्यान से देखो तो मार्केट ने टेक्निकली भी स्विंग लो क्रिएट किया है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। ये हमारे लिए स्विंग लो का काम करेगा। मार्केट उठना स्टार्ट हुई। अब हम बेसिकली फिब लगाएंगे स्विंग हाई से स्विंग लो, ठीक है, ठीक है। तो हमने स्विंग हाई से स्विंग लो के लिए अपना एक फिब रिट्रेसमेंट लगा दिया है। सही से नहीं लगा, गलत लग गया है। हमेशा स्विंग टच होने चाहिए गाइस, ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये हमारा समवेयर हियर हमने स्विंग हाई बनाया था। ठीक है, तो हमने स्विंग हाई से स्विंग लो इसको मार्क किया। अब देखो हाई और लो मार्क हो चुका है, ठीक है। अब ध्यान से देखो गोल्डन एरिया कौन सा है, 0.6 0.5। मार्केट में हम तब तक कुछ नहीं करेंगे जब तक ये फॉल आ रहा था और मार्केट उठना स्टार्ट हो गई थी। हम तब तक इंतजार करेंगे जब तक मार्केट अपने टारगेट जोन में नहीं आ जाती है। तो ये हमारा टारगेट जोन है, इसको हम मार्क करते हैं। ये कौन सा जोन है, 0.6 0.5 का एरिया। जैसे ही मार्केट इस जोन में आएगी हम एक अपॉर्चुनिटी खोजेंगे सेलिंग की और हम सेल मार देंगे। क्या अपॉर्चुनिटी होगी, अगर आप पोजिशनल ट्रेड कर रहे हो तो ये वेट कर लो कि मार्केट यहाँ से रिट्रेस करके डाउन जाना स्टार्ट कर दे। तो अगर यहाँ पे देखोगे तो मार्केट फॉल करना स्टार्ट कर चुकी थी बड़े टाइम, सॉरी चार्ट को जूम करें तो अगर आप देखो ध्यान से तो मार्केट ने यहाँ पे पहले कंसोलिडेट किया, फिर अगले दिन एक डाउन ट्रेंड मतलब एक काइंड ऑफ गैप अप हुआ, मार्केट उठी बट दोबारा से वहाँ से रिजेक्शन पा रही है। तो समवेयर हियर आप ट्रेड बना सकते थे। चूँकि आप पोजिशनल कर रहे हो तो डेफिनेटली आपका एसएल बड़ा होना चाहिए। आप एक शॉर्ट पोजीशन कहीं भी इधर पॉइंट पे अपने बना लो और जो अपना एसएल रखो वो कैसे रखोगे, मैंने बताया था कि 0.5 और 0.6 के बीच से रिजेक्शन पा रही है तो क्या रखोगे, 0.6 वाला 50% एरिया पकड़ लो, आधे पे रख दो। टारगेट क्या रखोगे, स्विंग लो। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो एसएल है अपना करीब बन रहा है 185 पॉइंट्स और टारगेट है 430 पॉइंट्स, करीब 1:2 का टारगेट आपको मिल जाता है। अब ट्रेल कर लेते तो बड़ा भी था, लेकिन मतलब मैं तो ऐसे ही मार्क करता हूँ कि स्विंग हाई स्विंग लो ही अपना टारगेट रहता है। तो ये तो था पोजिशनल ट्रेड करना है अगर, तो आपको चार्ट को एक मान के देखो। ऐसा मत मानो कि चार्ट मतलब वो एक एक दिन वाला सिस्टम ना पकड़ो। चार्ट में स्विंग खोजो, 10 दिन 15 दिन पे एक स्विंग बनता है और हमेशा मार्केट में स्विंग बनता ही है। मतलब ये चीज़ होगी ही, या तो स्विंग बनेगा या तो नहीं बनेगा। मार्केट हमेशा वेव्स में ही तो मूव करती है। तो जो लोग वेव के बेस पे ट्रेडिंग करते हैं उनको पता है कि ये जो वेव है वो वन डायरेक्शन में तो जाएगी नहीं, ऊपर नीचे होगी ही। तो जैसे ही ये अपॉर्चुनिटी, अब देखो इसमें लॉजिक सिंपली यही था कि मार्केट में यहाँ से फॉल आया था, अभी जिसने इधर सेल किया होगा उसके तो मजे हैं, मतलब उसको तो अपने को प्रॉफिट भाई दिख रहा होगा। लेकिन सपोज करो कोई ये सोचे यहाँ पे आने के बाद कि अपने को मिस कर गया है, मैं मतलब अपन मिस कर चुका है ट्रेड को, तो वो क्या करेगा, वो बेसिकली वेट करेगा कि ये जो प्रीमियम है अपने को थोड़ा सस्ता मिल जाए। पुट वाला जो प्रीमियम है, जैसे यहाँ से मार्केट फॉल हुई होगी तो पुट का प्रीमियम तो बहुत हाई हो चुका होगा, तो वो सोचेगा कि थोड़ा सस्ता मिल जाए तब फिर मैं उसको बाई कर लूँगा। तो सस्ता कब मिलेगा, जब मार्केट ऊपर उठेगी। और ऊपर उठने के बाद एक ऐसा भी लेवल आता है जहाँ पे मार्केट रेस्पेक्ट करती है उस डिसीजन, उस लेवल को मार्केट ने सम्मान दिया। क्यों, क्योंकि वो एरिया गोल्डन एरिया है और डिस्काउंटेड प्राइसेस, मतलब जो प्रीमियम होता है वहाँ पे जाकर डिस्काउंट हो जाता है। तो यहाँ पर डिस्काउंटेड प्रीमियम्स मिले, बंदे ने बाई किया पुट और एक अच्छा खासा प्रॉफिट उसको हो जाता है। ठीक है, ये तो रही पोजिशनल ट्रेडिंग की बात।
इसको डिलीट करते हैं। अब अपने फर्स्ट टॉपिक पे आते हैं स्विंग के बेसिस पे। तो मैंने कुछ एग्जांपल्स ऑलरेडी ले रखे हैं। फर्स्ट एग्जांपल अपना ये है, देखो ये 13 तारीख की मार्केट है, महीना मुझे पता नहीं है, मार्च का महीना है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हुआ, मार्केट में एक ज़बरदस्त फॉल आया है, बहुत तेज़ी से फॉल आया है, ठीक है। मार्केट में एक फॉल आया, फिर मार्केट उठना स्टार्ट हुई है, ठीक है। ये 13 तारीख की बात है, 14 को मार्केट उठनी स्टार्ट हुई है। अब देखो मार्केट में एक फॉल आया, मतलब मार्केट ने एक हाई क्रिएट किया, मार्केट ने एक लो क्रिएट किया। कैसे पता चला, ये हम देख रहे हैं इस तारीख को, समवेयर हियर 14 को हम देख रहे हैं कि मार्केट में पहले दिन में फॉल आया था, बड़ा सा फॉल था, फिर मार्केट उठना स्टार्ट हो गई है। अब देखो हम पहले इसको मार्क कर लेते हैं, फिर बताते हैं इसको कैसे क्या करना है। हमने स्विंग हाई स्विंग लो मार्क कर दिया। मैंने मार्किंग बताई थी कि अगर मार्केट फॉल कर रहा है तो ऊपर से नीचे मार्क करो, मतलब 1 से लेके 0। मार्क तो हमेशा 1 से 0 ही करोगे आप, बट इसको ऊपर से नीचे करना है। अगर मार्केट उठ रही है तो नीचे से ऊपर करना है मार्क, ठीक है। अब देखो अपने को इधर कहीं 14 तारीख को अपने को ये चीज़ फील होगा कि मार्केट ऊपर उठ रही है। एक लेवल भी आता है, अपना लेवल टारगेट अपना यही है, इस लेवल को हम टारगेट करेंगे। जैसे ही मार्केट इस जोन में जाएगा अपने को खोजना क्या है, एक रिजेक्शन कैंडल बस, ठीक है। देखो कितना ब्यूटीफुली मार्केट ऊपर उठी और एक रिजेक्शन कैंडल बनती है। अब जो ध्यान से देख रहा होगा वो जानता होगा। अब वही चीज़ है कि आप लोग सेटअप को उतना सम्मान नहीं देते हो, मैं तो, मेरे लिए तो सब कुछ है। जो ध्यान से देखेगा वो देख लेगा कि जो पुट का प्रीमियम होगा उस पर कहीं सेटअप 2 बना होगा, ठीक है। देखो पुट के प्रीमियम पहले घट रहे होंगे, अचानक से बढ़े होंगे, और इस तरीके से बढ़े होंगे कि एक कैंडल पिछली वाली कैंडल को वो एनगल्फ कर लिया होगा, तो कैंडल एनगल्फिंग करके सेटअप 2 बना होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ फिब रिट्रेसमेंट से भी देखोगे तो मार्केट 0.5 0.6 वाले गोल्डन एरिया को रेस्पेक्ट कर रही है और वहाँ से रिजेक्शन पा रही है। एक बढ़िया ट्रेड बनाओ यहाँ पे, शॉर्ट पोजीशन अगली कैंडल पे, ठीक है। टारगेट अपना स्विंग लो रहेगा, एसएल समवेयर अपना 0.6 के आसपास। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 100 पॉइंट्स के करीब एसएल हो रहा है, और जो अपना टारगेट है वो करीब 241 पॉइंट्स है। तो ध्यान से देखोगे तो टारगेट तो मिल ही जाता है। अब देखो गाइज एसएल भी, अब अपने को बड़ा एसएल रखना पड़ रहा है क्योंकि मार्केट इस पूरे लेवल तक रिट्रेस कर सकती है, मतलब कि 0.6 तक रिट्रेस कर सकती है मार्केट, इसीलिए हम यहाँ तक अपना एसएल रखते हैं। अदरवाइज अगर आपको दिख जाए कि आप एक बार प्रॉफिट में आ जाओ तो अपना एसएल ट्रेल कर लिया करो। ऐसा नहीं कि एसएल वहाँ तक रख के छोड़ देना है। जैसे मार्केट ने फॉल करना स्टार्ट कर दिया अपना, आप एसएल जो है उसको शॉर्ट कर लो, कॉस्ट पे ला के रख दो, ठीक है। तो इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो स्विंग्स के बेस पे। ये हमारा पहला एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मल्टीपल एग्जाम्पल्स करोगे तो ज़्यादा सीखोगे। लाइव मार्केट में थोड़े और एग्जाम्पल्स दिख जाएंगे तो अपने को थोड़ा सहूलियत हो जाएगा। अभी देखो मार्केट में एक फॉल आया था। स्विंग जब हम देख रहे हैं तो बेसिकली 2-3 दिन का देखेंगे, ठीक है। पोजिशनल में जब हम देखते थे तो क्या करते थे, पूरी चार्ट को एक मानते थे हम, ये सब नहीं देखते थे कि मार्केट किस दिन की है किस दिन की नहीं है। जब स्विंग्स देख रहे हैं तो बेसिकली अपने को स्विंग देखना है। तो अभी आप ध्यान से देखोगे तो एक स्विंग ये बना, एक स्विंग ये बना, मतलब मार्केट में एक फॉल आया, फॉल के बाद मार्केट उठना स्टार्ट हुई। अब जब ये उठ रही होगी तब अपना दिमाग चलना चाहिए कि मार्केट कहाँ तक उठ सकती है, तो इस 0.5 एरिया तक उठ सकती है। पहले तो वो एरिया मार्क कर लो, फिर बताता हूँ। अब देखो हमने इसको मार्क किया, तो अपना गोल्डन एरिया कौन सा है, यही वाला तो है 0.5 0.6, तो इसको मार्क कर लो पहले। ये एरिया ही तो है 0.5 0.6। अभी देखो मार्केट यहाँ तक तो पहुँची ही नहीं, ठीक है। मार्केट यहाँ तक पहुँची ही नहीं तो हम नहीं ट्रेड ले पाएंगे, मिस कर जाएंगे, छोड़ देंगे। अगले दिन मार्केट ने फिर से एक स्विंग लो बनाया, समवेयर हियर। टेक्निकली तो ये स्विंग लो नहीं है, बट मार्केट ने एक लो क्रिएट किया, मार्केट फिर उठना स्टार्ट हुई। फिर अपना दिमाग चलना चाहिए मार्केट अब कहाँ तक जाएगी। तो हम क्या वही पिछला वाला फिब लगाए रखेंगे क्या, नहीं लगाए रखेंगे। क्यों, क्योंकि मार्केट में जो स्विंग लो है वो तो अब चेंज हो गया ना। पहले स्विंग लो ये था तो हमने मार्क ये किया था, अब स्विंग लो ये है तो हम मार्क उस हिसाब से करेंगे, ठीक है। तो इसको डिलीट करो पहले, इसने तो काम नहीं किया, मतलब वहाँ तक तो अपने ट्रेड ही नहीं मिल पाया, मार्केट वहाँ तक गई नहीं, ट्रेड हम नहीं ले पाए। अब पिछला अपना स्विंग लो ये है तो हमने स्विंग लो मार्क किया, और 0.5 0.6 एरिया को फिर से गोल्डन एरिया को मार्क करते हैं, क्योंकि हमारा बेसिकली टारगेट एरिया तो वही है। मार्केट को यहाँ तक आना चाहिए तभी तो हम ट्रेड बनाएंगे। अब इधर ध्यान से देखो तो मार्केट फिर से नहीं पहुँची, मार्केट वहाँ पहुँच ही नहीं पा रही है, ठीक है। फिर से हम ट्रेड मिस कर जाएंगे, फिब के बेस पर ट्रेड नहीं ले पाएंगे। इसको भी डिलीट करो।
अगले दिन देखो मार्केट ने एक स्विंग लो, टेक्निकली स्पीकिंग भी स्विंग लो क्रिएट हुआ, ठीक है। मार्केट फिर उठना स्टार्ट हुई। अब इस बार जब मार्केट उठ रही है तो अपना दिमाग फिर से लगना चाहिए कि हम पहले फिब मार्क कर लें। तो हमने फिब को मार्क किया, मार्केट में फॉल यहाँ से आया था, हमने फिब को ऐसे लगाया, मार्क किया, और फिर से अपना 0.5 0.6 वाला जो एरिया था उसको मार्क कर लेंगे, क्योंकि अपना टारगेट एरिया तो वही है ना, मार्केट को उधर उस एरिया में आना मांगता है। अभी आप ध्यान से देखो तो मार्केट ने इस बार एग्जैक्टली वहीं पे ओपनिंग दी, वहाँ से फॉल आया, ठीक है, अगले दिन, ठीक है। नेक्स्ट डे मार्केट में ओपन ही मार्केट उधर उसी आसपास हुई, मार्केट ने एक हाई जरूर क्रिएट किया उसी लेवल से, और उसी लेवल से मार्केट ने रिजेक्शन भी पाया। जैसे इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आपको कैंडल्स दिखेंगी, यहाँ पे आपको विक दिख रही है, बट आप छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो यहाँ पे कैंडल्स रिजेक्शन कैंडल बनती दिखेंगी, ठीक है। बट स्टिल एक वैलिड सेटअप है ये बेस्ड ऑन फिब रिट्रेसमेंट। क्यों? क्योंकि मार्केट ने उस लेवल को रिस्पेक्ट किया है, मार्केट वहाँ पहुँची है, वहाँ से रिजेक्शन पा रही है। तो इस बेस पे अगला हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे, एक कैंडल खोजेंगे रिजेक्शन पाती हुई। अब देखो ये जो डोजी बनी है ये अपने आप में एक रिजेक्शन कैंडल है, ठीक है, एक काइंड ऑफ इनडिसीजन कैंडल है। मेरे जैसा व्यक्ति तो शायद इसी पे ट्रेड ले ले, बट स्टिल आप चाहो तो एक बार वेट कर लो, नेक्स्ट कैंडल पे आप ट्रेड लो। अब देखो नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड लेने पे समस्या क्या आ रही है, अब वो समझो। हमने एक शॉर्ट पोजीशन तो बना दी, बट जो अपना स्टॉप लॉस है वो बहुत बड़ा हो जा रहा है, ठीक है, करीब 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हो रहा है, और टारगेट जो है अपना स्विंग लो अगर हम मार्क करते हैं तो करीब 100 पॉइंट का 1:1 का रेशियो है, या फिर उससे भी खराब रेशियो है, ठीक है। तो ऐसे पुअर रेशियो के लिए तो अपन मतलब ट्रेड तो नहीं लेंगे, मतलब इतना खराब रिस्क रिवॉर्ड रहेगा फिर तो हम ट्रेड नहीं लेने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से तो मैं तो इस ट्रेड को मिस करता है, इसको छोड़ देता है। भले से अपना सेटअप बन गया, मतलब फिब के बेस पे ये प्रॉपर सेटअप बना है, बट शायद हम यहाँ पे ट्रेड नहीं ले पाते। दूसरा तरीका यह था कि आप शॉर्टर टाइम फ्रेम पे जाके एक छोटा सा ट्रेड बनाओ स्विंग हाई स्विंग लो के बेसिस पे। जैसे अगर छोटे टाइम फ्रेम में हम जाते हैं 5 मिनट पे जाते हैं, और अपने एग्जांपल 2 पे हम आते हैं, जो हमने एग्जांपल ले रखा है पहले से। छोटे टाइम फ्रेम पे आपको एक ट्रेड मिल जाएगा, बहुत अच्छा तो मैं नहीं बोलूँगा, बट यू विल गेट अ गुड ट्रेड, मतलब एक ठीक ठाक ट्रेड मिल जाएगा। बहुत शानदार ट्रेड जिसको मैं बोलता हूँ वो नहीं मिलने वाला। अगर आप ध्यान से देखो तो मार्केट ने स्विंग हाई स्विंग लो बनाया, मार्केट यहाँ रिजेक्शन पा रही है, एक फर्स्ट कैंडल बनती है, उस कैंडल के बाद हम अगला ट्रेड लेते हैं। मार्केट में पहले तो एक बुलिश कैंडल बनती है जो कि उसको उसी के आसपास क्लोजिंग देती है, फिर अगली कैंडल ने रिजेक्शन शो कर दिया है, नेक्स्ट कैंडल पर हम ट्रेड लेंगे, अपना स्टॉप लॉस। अब इस केस में भी अपना 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो रहा है, बट इस बार टारगेट जिस हिसाब से है वो ठीक है, करीब 160 पॉइंट्स का टारगेट है, मतलब 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड है इसमें। तो इस ट्रेड को अगर आप चाहो तो बना सकते हो, बट स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा हो रहा है। वैसे मार्केट भले वहाँ तक आपके स्टॉप लॉस तक नहीं जा रही है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम स्टॉप लॉस लॉजिकल नहीं लगाएंगे, या फिर ये मैं कह दूं कि नहीं स्टॉप लॉस तो छोटा सा रख लो 50 पॉइंट का, ऐसा नहीं है भाई। देखो स्टॉप लॉस तो हमेशा लॉजिकल होना चाहिए। मार्केट जब वहाँ तक रिट्रेस कर सकती है तो कर सकती है, फिर हमको वहाँ तक रखना है, मतलब अपना ऐसे वहाँ लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस बेसिस पे आप ट्रेड ले सकते थे, बट मैं इसको भी मिस करता क्योंकि मुझे मेरे लिए इतना बड़ा स्टॉप लॉस लगाना फिजिबल नहीं है, ठीक है। वैसे तो ये डे ट्रेडिंग वाला तो सिस्टम है नहीं, 2-3 दिन पे अपने को ट्रेड एक मिल रहा है, तो आप चाहो तो एक छोटा स्कैल्प मार सकते थे कम क्वांटिटी से, बट स्टिल मेरे नज़र में दिस इज नॉट अ ट्रेड, आई विल मिस दिस ट्रेड, सिंपल। अब चलो तीसरा एग्जांपल लेते हैं, थर्ड एग्जांपल। अभी देखो मजबूरी तो है नहीं ना ट्रेड, हमने अपने को फिब बन गया तो ट्रेड लेना ही है, मतलब हमने कसम तो खाई नहीं है ना। फिब बनने के बाद भी हमको मल्टीपल चीज़ें देखनी है कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड खराब तो नहीं हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं मार्केट में उस हिसाब से मूवमेंट आया नहीं है। अब देखो तीसरा थर्ड हम लेते हैं, जो अपना थर्ड एग्जांपल है स्विंग का वो लेते हैं। तो मार्केट में अब देखो मार्केट में एक स्विंग हाई बना था, मार्केट में एक ड्रास्टिक फॉल आया, फिर मार्केट उठनी स्टार्ट हुई। जब उठनी स्टार्ट होगी तो हम क्या करेंगे, फिब रिट्रेसमेंट मार्क कर देंगे। तो हमने मार्क कर दिया, फिब को ऊपर से लेके नीचे तक हमने मार्क कर दिया। अब जब मार्क कर दिया तो उसके बाद हम अपने गोल्डन एरिया को पहले मार्क कर लेते हैं। मैं मार्क कर लेता हूँ क्योंकि मुझे आसान रहता है ट्रेड करने में। अब जैसे इसको हमने मार्क किया, अब मैं क्या करता हूँ, हमने एरिया मार्क कर दिया, अब मैं फिब को हटा देता हूँ। अब बेसिकली जब भी मार्केट उठ के दोबारा इस ट्रेड इस जोन में जाएगी और वहाँ से उसको रिजेक्शन मिलेगा डाउन साइड के लिए, तो मैं एक ट्रेड बनाऊंगा। तो अभी आप देखो ध्यान से, तो मार्केट उठी, फिर फॉल कर गई, फिर उठी, इस बार जब उठी तो उसने एक अच्छा रिजेक्शन शो किया।
अब इस बार अपने को परफेक्ट ट्रेड मिल रहा है, कारण यह है कि मार्केट एग्जैक्टली उसी लेवल पे रिजेक्शन पा रही है और एक परफेक्ट पिन बार कैंडल बनी हुई है। अब यहाँ से ध्यान से देखो, या फिर ऐसे कह लो कि इन्वर्टेड हैमर बनी हुई है, जो कि ट्रेंड रिवर्सल का एक साइन होता है। एक ये ऐसी कैंडलस्टिक है जो ये शो करती है कि मार्केट में जो लोग कंट्रोल में थे पहले, वो बेसिकली दे आर लूजिंग देयर कंट्रोल। तो पहले मार्केट में बायर्स कंट्रोल में थे, अब जो है सेलर कंट्रोल में आ नहीं गए हैं, बट बायर जो है अपना कंट्रोल लूज कर रहे हैं। पॉइंट ये है। अगली कैंडल जो फॉर्म हुई है वो कोई बहुत अच्छी कैंडल, सेलिंग की कैंडल तो नहीं है, ठीक है, बट स्टिल मार्केट इज गेटिंग रिजेक्शन फ्रॉम दिस कैंडल, दिस जोन, द गोल्डन एरिया। तो एक ट्रेड अपना बनता है इधर, ठीक है। तो हमने अपना एक ट्रेड इनिशिएट किया, एक शॉर्ट पोजीशन समवेयर हियर। अपना जो स्टॉप लॉस होगा वो क्या होगा, स्विंग लो के जस्ट आसपास। तो अभी आप यहाँ देखो तो करीब 60 पॉइंट का, 70 पॉइंट्स का अपना स्टॉप लॉस है, बट इस बार अपना टारगेट जो है वो ठीक ठाक है, ठीक है। 70 है तो 1:3 रखोगे तो 210 पॉइंट्स होंगे। तो बेसिकली आप देखो ध्यान से तो 210 पॉइंट आपको मिल जाते। 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड लेके आपको एक टारगेट, एक ट्रेड आपको मिल सकता था, ठीक है। अब देखो इसमें भी दिमाग लगा सकते थे तुम। अब मैंने बताया कि टारगेट में क्या करता हूँ, स्विंग हाई स्विंग लो, तो मतलब स्विंग लो ये अपना ये है। अब मेरे को तो कंफर्म्ड है कि मार्केट हो सकता हूँ यहाँ तक ना आए। क्यों? क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी एक स्विंग लो उसके बाद भी बनाया है, ठीक है। तो अपना फर्स्ट टारगेट जब मैं रखूंगा तो अब इसको रखूंगा फर्स्ट टारगेट। अब देखो फर्स्ट टारगेट भी अचीव नहीं हो पा रहा है, 220 पॉइंट, बट स्टिल आपको एक बढ़िया ट्रेड यहाँ मिल चुका था। अगर आप ट्रेल करते तो आप एक अच्छे खासे प्रॉफिट में एंड करते, ठीक है। तो ये 3 एग्जाम्पल्स थे बेस्ड ऑन स्विंग्स, और 2 एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी बता दिए पोजीशन के बेस पे। पोजीशन के बेस पे जब हम ट्रेड लेते हैं तो हम क्या करते हैं, बेसिकली चार्ट को एक मान के देखते हैं और फिर स्विंग हाई स्विंग लो मार्क करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी अपने को कुछ, चलो 4 आवर पे जाते हैं, कुछ अच्छे ट्रेड्स देखते हैं। अभी देखो मार्केट में एक हफ्ते को मैं सीधे मार्क करके दिखाता हूँ। मार्केट में एक स्विंग हाई बना, ये चीज़ एक स्विंग लो बना, हमने इसको मार्क किया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, अपना एरिया ड्रॉ करता हूँ। अपना जो टारगेट एरिया है 0.6 से लेकर 0.5 तक, ये वाला एरिया। मार्केट डाउन ट्रेंड में था तो ऊपर उठ के फिर नीचे आएगा, ये अपना दिमाग रहेगा। हमने इसको डिलीट किया। जैसे ही मार्केट उठना स्टार्ट हुआ उस लेवल पे जाएगा, जैसे रिजेक्शन पाएगा हम एक ट्रेड बनाएंगे, शॉर्ट पोजीशन, ठीक है। एक शॉर्ट पोजीशन हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया क्योंकि मार्केट यहाँ से रिजेक्शन पा रही है। और जो अपना स्टॉप लॉस होगा वो बेसिकली इस लो के जस्ट ऊपर होगा, करीब 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। टारगेट अपना स्विंग लो रहेगा, तो स्विंग लो ये था। तो मार्केट में आप देखोगे तो स्विंग लो बहुत ईजिली, बहुत आसानी से मिल गया। करीब 450 पॉइंट का टारगेट आपका मिल गया। 150 रुपये का रिस्क लेके आपको 450 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो था, इस बेस पे एक ट्रेड बन गया। जो स्विंग करते हैं वो ऐसे करते हैं, वो बेसिकली अब जैसे ये देखोगे तो ये बेसिकली एक दिन का ट्रेड नहीं है, वो 8-10 दिनों का है। 4 आवर टाइम फ्रेम मैंने लगा रखा है। तो 2 कैंडल का मतलब होगा कि एक दिन चला गया, तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7, 8 दिन लग गए टारगेट आने में, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि क्या जो लोग पोजिशनल करते हैं वो फिर जो क्या उनको थीटा डी के नहीं झेलना पड़ता है क्या? तो एक चीज़ समझो कि सिर्फ मार्केट में बायर थोड़े हैं, सेलर भी तो हैं, ठीक है। तो लोग पोजीशन सेल करते हैं। जैसे यहाँ पे मार्केट गया तो कॉल सेल करेंगे, वो यहाँ पे पुट बाई की जगह वो कॉल सेल करेंगे, मंथली कॉल सेल कर देंगे और आराम से होल्ड करेंगे। वो जीरो तो होना ही है, ठीक है। मतलब इतना डीके कर जाएगा कि दे विल गेट अ गुड प्रॉफिट। आपके लिए क्या फिजिबल है? आपके लिए बेसिकली स्विंग वाला बेस्ट है। 3 वेज ऑफ ट्रेडिंग में मैंने बताया था कि पहला क्या था, स्विंग, वही आपके लिए बेस्ट है। उससे भी बढ़िया क्या है सॉरी, स्विंग में भी हमने देखा कि 2-3 दिन लग जा रहे हैं, तब अपने को फिब के बेस पे ट्रेड मिल रहा है। लेकिन गाइस बिलीव करो, जब ये 2-3 दिन बाद जब आपको ट्रेड ये मिलेगा तो आप इस पर एक बढ़िया ट्रेड मिलेगा। मतलब वो अच्छा खासा ट्रेड दे होगा। स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा जरूर होगा, बट टारगेट भी उस हिसाब से रहेगा। अब देखो पहला तीसरा तो हमने डिस्कस कर ही लिया। अब दूसरे पे आते हैं, इम्पल्स वाला कैसे करना है। तो गाइस देखो, इम्पल्स का मतलब होता है एक बहुत ही सडन मूव, मतलब बहुत ही ड्रास्टिक मूव, बहुत फास्ट मार्केट ऊपर जाए, फास्ट नीचे आए, ठीक है। अब देखो जो इम्पल्स वाला है, बेसिकली ये स्कैल्पर्स इस वाली स्ट्रेटजी को यूज़ करते हैं। जो लोग स्कैल्पिंग करते हैं वो इसको यूज़ करते हैं, स्कैल्पर के लिए बेस्ट है।
देखो वो करते क्या है वो समझो पहले। वो बेसिकली स्कैल्प कर रहे हैं तो 15 मिनट पे स्कैल्प करेंगे नहीं, वो बेसिकली करेंगे कितने पे, 5 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट। तो हम चलो 5 मिनट ले लेते हैं। बेसिकली स्कैल्पिंग तो बेस्ट स्कैल्पिंग होती है 2 या 3 मिनट, उससे कम पे तो फिर सॉरी उससे ज़्यादा पे फिर क्या ही ट्रेडिंग, मतलब क्या ही स्कैल्पिंग, फिर ट्रेड ही कर लो। देखो गाइज वो कैसे करते हैं ट्रेडिंग, वो समझो थोड़ा ध्यान से। अब बेसिकली वो बेचारे इंट्राडे प्लेयर्स ही हैं, वो हमारी तरह आपकी तरह। तो इसको हम लोग डिलीट कर लेते हैं अदरवाइज। इम्पल्स का मतलब होता है सडन फॉल। आप देखो कितना तेजी से मार्केट फॉल आया, मतलब मार्केट में तेजी से फॉल आया, ठीक है। अभी वो क्या करेगा, बंदा जो स्कैल्प कर रहा है वो सबसे पहले फिब लगाएगा, उसी दिन का फिब मार्क करेगा। उसके लिए स्विंग लो कौन सा है, ये वाला है। पहले तो स्विंग लो यही बना होगा ना, ध्यान से देखते रहो। सिर्फ एक कैंडल में उसको स्विंग लो मिल गया। मार्केट में इस लेवल तक उसको मार्क करेगा 0.6 0.5। कोई कैंडल आई नहीं यहाँ तक, छोड़ देगा इसको, मार्केट को फिर से फॉल करने दो। नेक्स्ट टाइम दोबारा मार्क करेगा। फिर रिट्रेसमेंट हमने मार्क किया इसको नीचे से लेकर स्विंग लो तक, ठीक है। अब मार्केट में वेट करेगा 0.6 वाले से रिजेक्शन मिले। तो देखो मार्केट में जो एक कैंडल क्लोज हुई है बुलिश 0.618 पे, वो उसने रिजेक्शन तो दिया नहीं है, 0.618 के अंदर आके क्लोज हो गई है। तो यहाँ ट्रेड अपना बनता नहीं है, ट्रेड मिस हो गया। डिलीट मारो इसको। इसका मतलब कि अपने को मार्केट जब उठ रही थी मार्केट, तो फॉल होने के कुछ चांसेस दिख नहीं रहे हैं बेसिकली, ठीक है। मतलब कि मार्केट में पहले फॉल आया तो डिस्काउंट प्राइस हुआ नहीं, मार्केट तो उस लेवल को रिस्पेक्ट ही नहीं की, उसके ऊपर क्लोजिंग उसने दे दिया। गाइस ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है, 5 मिनट का चार्ट है ये। तो अपने को डाउन साइड के लिए ट्रेड तो मिल नहीं पाया। स्कैल्पर देखो कैसे सोचता है, वो डाउन साइड के लिए ट्रेड खोज रहा था लेकिन मिल नहीं पाया। अब क्या करेगा वो, मार्केट यहाँ तक बन चुकी है, अब वो चुपचाप देख रहा है बस। फिर मार्केट में फॉल आना स्टार्ट हुआ, जैसे फॉल आना स्टार्ट होगा उसका दिमाग चलना स्टार्ट करेगा कि मार्केट ने एक स्विंग लो बनाया था, फिर से एक स्विंग हाई बना रही है, मार्क कर दो पहले। फिर रिट्रेसमेंट लगा के हमने मार्क किया इसको, स्विंग हाई स्विंग लो। अब क्या नोटिस करना है, फिर से उसी एरिया में मार्केट आनी चाहिए, 0.5 से रिजेक्शन पाना चाहिए। अभी देखो इस बार क्या हुआ, मार्केट ने जो फॉल किया वो 0.5 वाले लेवल के जस्ट पास से मार्केट रिजेक्शन पा रही है, मतलब मार्केट ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट कर रही है। तो जो स्कैल्प कर रहा होगा वो तो रिस्क लेने में माहिर है। पहली ही कैंडल, वेरी फर्स्ट कैंडल जिसने उस मतलब वो जो इस लेवल से जिसने बुलिश कैंडल क्लोजिंग दे दी है, पहली ही कैंडल पे वो ट्रेड बना देगा। उसने एक ट्रेड बनाया, अब उसका स्टॉप लॉस भी भाई उसी हिसाब से रहेगा। कितना एग्जैक्ट छोटा सा स्टॉप लॉस, 17 18 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाएगा वो। स्कैल्पर ऐसे ही तो करते हैं, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाया, बंदा टारगेट करता है बड़ा सा, ठीक है, 60 पॉइंट 70 पॉइंट 80 पॉइंट। आप देखोगे तो यहाँ पे एक स्कैल्प का ट्रेड बनता है, बेहतरीन ट्रेड, मतलब अच्छा खासा स्कैल्पिंग यहाँ पे हो सकता था। करीब 25-30 मिनट, मुझे लगता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 25-30 तो नहीं, करीब 1 घंटे के आसपास में आपको 60-70 पॉइंट से ज़्यादा मिल जाता है। अगर आप देखोगे तो करीब 100 पॉइंट्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है इम्पल्स के बेस पे ट्रेड करना। बट इम्पल्स वाला ट्रेड जो है वो बेसिकली स्कैल्पर्स करते हैं। अभी 1 2 एग्जांपल और लेते हैं इसका, ताकि अपने को थोड़ा क्लियर हो जाए ये चीज़, ठीक है। जो स्कैल्प मारते हैं वो कैसे, मतलब क्या देख के करते हैं। अभी देखो स्कैल्पर्स के लिए अभी मैंने बताया था कि गोल्डन एरिया होता है 0.5 0.6, तो फिर मैं ये 0.3 और 0.7 क्यों लगा के रखा हूँ। तो गाइज ये लेवल भी मार्केट कई बार रिस्पेक्ट करती है। नॉर्मली ऐसा तब होता है जब ट्रेंड बहुत स्ट्रांग हो, मतलब कि ध्यान से सुनना, मैं उसको फिगर बना के दिखाता हूँ आपको। सपोज करो मार्केट बहुत मतलब ड्रास्टिकली ऊपर जा रही है, बहुत तेज़ी से जा रही है, मार्केट में मोमेंटम बहुत तगड़ा है। तो ये मोमेंटम एक ख़त्म तो होने से रहा। जैसे मान लो मार्केट ने एक स्विंग बनाया, अब हम क्या करेंगे कि स्विंग हाई स्विंग लो पहले मार्क करेंगे फिब के बेस पे। तो हमने मार्क कर दिया, इसको हमने मार्क किया। अब देखो ये जो स्विंग है ज़रूरी नहीं कि 0.5 तक ही आएगी। क्यों? कारण ये है कि ये मोमेंटम जो है वो बहुत स्ट्रांग है। तो ये जो डिस्काउंट होगा वो बहुत छोटा डिस्काउंट हो सकता है कि 0.30% ही डिस्काउंट मिले, ठीक है, 30% का डिस्काउंट ही मिले, मार्केट दोबारा इस लेवल पे आए और यहीं से रिजेक्शन पाने स्टार्ट कर दे।
मार्केट फिर से यहीं से उठना स्टार्ट कर दे, मार्केट में एक दोबारा से अपने ट्रेंड को मार्केट वो कंटिन्यू कर दे। सॉरी यार, अरे यार, ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे हो। कारण ये था कि मार्केट में जो फॉल था बहुत, सॉरी, जो राइज था वो बहुत फास्ट था, इसीलिए मार्केट उतना डिस्काउंट नहीं हो पाया जितना कि अमूमन हम लोग सोचते हैं। क्यों सोचते हैं? क्योंकि प्रचलन चला आया है 0.5 0.6 तक मार्केट रिट्रेस करेगी। वो एरिया जो होता है वो सबसे प्रीशियस एरिया है, सबसे ऐसा एरिया है जहाँ पे प्रीमियम कम्प्लीटली डिस्काउंटेड होते हैं। अब देखो ये कॉन्सेप्ट तो है स्विंग्स का ना, मतलब फिब तो हम नॉर्मली, सॉरी, स्टॉक्स का है ना। फिब जो हम लगाते हैं स्टॉक्स पे लगाते हैं। अभी निफ्टी क्या है कि स्टॉक जैसे बिहेव तो करती नहीं है, मतलब कि वो तो मतलब गजब का मोमेंटम रहता है उसमें। तो जितनी हैवी लिक्विडिटी उतना कम रिट्रेसमेंट, ऐसे समझ लो सिंपल। जितना हाई वोलेटाइल मार्केट उतना कम रिट्रेसमेंट। तो रिट्रेस हो सकता है छोटा रिट्रेसमेंट करे 0.5 0.3 तक करके तब उठ जाए। एक एग्जांपल लेते हैं 0.3 वाला, मैंने मार्क भी किया था समवेयर। ये देखो 0.3, ये तभी होगा जब मार्केट में फॉल या फिर राइज बहुत फास्ट होगा। जैसे ये देखो, ये जो फॉल है कितना फास्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कैंडल्स में मार्केट ने, ये जो फॉल है, ये फॉल है करीब 350 पॉइंट का, निफ्टी का 350 पॉइंट्स का। अभी 4 जून वाला मार्केट छोड़ दो, वो तो एक्सेप्शनल था, नॉर्मली इतना बड़ा फॉल नहीं आता है। तो करीब 1.5% का फॉल आया सिर्फ 11 कैंडल्स में, 15 मिनट की 11 कैंडल में 1.5 मिनट का फॉल आया। ठीक है, तो इसमें देखो कैसे ट्रेड करना है। अब ध्यान से देखना, ये मार्केट है 21 की, ये मार्केट है 22 की। ठीक है, मार्केट में जब फॉल आया था तो हम इसको मार्क करते हैं पहले, स्विंग हाई स्विंग लो। ठीक है, हमने इसको मार्क किया, ऊपर से नीचे मार्क करेंगे, मैंने बताया था कैसे मार्क करना है, हमने ऊपर से नीचे मार्क किया। अब देखो गाइज, मार्केट में फॉल जो था वो इतना ड्रास्टिक था, मतलब इतना हैवी था। मार्केट ने फॉल किया और जो मार्केट उठनी स्टार्ट हुई है, जो रिट्रेसमेंट हुआ है, वो 0.5 तक हो नहीं पाया। मार्केट 0.3 के तक पहुंची और वहीं से रिजेक्शन पाने स्टार्ट कर दी। तो जैसे ही ये कैंडल बनती है, अब जैसे ये कैंडल तो बहुत ही मतलब काइंड ऑफ ऐसी बनी है कि बहुत बड़ी कैंडल है, तो आप वेट कर लो। यहाँ पे सेलिंग करने से अच्छा है कि मार्केट को यहाँ आने दो, रिट्रेस करने दो। तो आप देखोगे कि अगले दिन जब मार्केट खुली थी तो वो खुली उसी एरिया पे है जहाँ से मार्केट ने पिछले दिन रिजेक्शन पाया था, या फिर यूँ कह लो कि 0.382 का ये जो एरिया है फिब रिट्रेसमेंट का, मार्केट खुल के रिजेक्शन वहीं से पा रही है। तो आप सुबह सुबह एक ट्रेड बनाओ। ये ट्रेड एकदम मॉर्निंग में बनाया जा सकता था ये वाला। ठीक है, सुबह सुबह आप ट्रेड बनाते और अपना टारगेट, जैसे आप नॉर्मली ट्रेडिंग करती हो इंट्राडे में क्या करते हो, 30 पॉइंट का एसएल रखते हो, 60 पॉइंट्स का टारगेट रखते हो, 60 पॉइंट टारगेट रखते हैं, बहुत इजीली 60 पॉइंट 100 पॉइंट बहुत इजीली मिल गए होते। ठीक है, तो ये तो था 0.3 से रिजेक्शन का। अब देखो, मतलब मेरा एडवाइस ये है, अब तुम मुझसे पूछोगे अल्टीमेटली मैं इसको सम अप अगर करूँ फिब रिट्रेसमेंट वाले पोर्शन को, तो मेरा ये एडवाइस है कि आप 0.3 और 0.7 को एट प्रेजेंट इग्नोर करो, अपनी सेटिंग्स में जाओ और सेटिंग में से 0.3 और 0.7 भी हटा दो और सिर्फ ये 4 लेवल्स रखो। कौन कौन से? 1 0 0.5 0.6, सिर्फ इस एरिया को टारगेट किया करो। मार्केट को यहाँ तक रिट्रेस करने दो, फिर एक बाइंग करेंगे हम। ठीक है, जैसे देखो एक एग्जांपल और दिखाता हूँ। मार्केट में स्विंग लो बना, स्विंग हाई बना। अब हम यहाँ से मार्क कर देते हैं फिब रिट्रेसमेंट को, लो से हाई। ठीक है, लो से हम हाई हमने मार्क किया। एक कैंडल ऐसी बनती है जो 0.5 0.6 एरिया को रिस्पेक्ट करती है, ये वाली काइंड ऑफ हैमर, मतलब कैंडल भी अच्छी बनी, रिजेक्शन भी पा रही है। यहाँ पे एक ट्रेड बनाओ अपना लॉन्ग पोजीशन नेक्स्ट कैंडल पे, स्टॉप लॉस रखो 30 पॉइंट्स का जैसे रखते हो। ये बेसिकली उसके लिए बता रहा हूँ, जैसे अभी ये इम्पल्स वाला एग्जांपल तो नहीं है, नॉर्मली भी आप इसको स्विंग के बेसिस पे ट्रेड कर सकते हो। 30-40 पॉइंट का अपना एसएल रखो, 80 पॉइंट का अपना टारगेट रख लो। आप बेसिकली 70-80 पॉइंट इसमें आपको मिल जाते हैं। तो देखो मेरा तो मतलब, मैं तो अगर मुझसे पूछोगे तो
मैं ये बोलूँगा कि 0.3 और 0.7 को फिलहाल के लिए इग्नोर करो, 0.5 0.6 जो गोल्डन एरिया है उसी को टारगेट करो, ठीक है गाइज। तो फिब रिट्रेसमेंट के बेसिस पे जो ट्रेड्स लेने हैं वो कैसे लेने हैं आप समझ चुके हो। अभी इसको लाइव में थोड़ा और भी प्रैक्टिस करेंगे, कभी ऐसा मौका मिलेगा तो हमको बताते रहेंगे इस चीज़ को। तो प्राइस एक्शन सीरीज में जो तीसरी क्लास थी उसका फर्स्ट हाफ तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। फर्स्ट था फिब रिट्रेसमेंट, दूसरा है कैंडलस्टिक्स। तो फिब रिट्रेसमेंट तो हम लोगों ने कर लिया है, अब दूसरा हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे कैंडलस्टिक। अब देखो कैंडलस्टिक को कैसे फिब में यूज़ करना है, इसको कैंडलस्टिक पढ़ाने के बाद लास्ट में मैं इस चीज़ को थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा कि अगर कैंडल कैसी बनती है। फॉर एग्जांपल सपोज करो 0.5 0.6 पे क्या होता है, एक हैमर कैंडल बनती है, या फिर एक ऐसी कैंडल बनती है जो बहुत अच्छी खासी बाइंग को शो करती है, मतलब ट्रेंड को शो करती है। तो ऐसी कैंडल्स मिले तो आप ट्रेंड मतलब उसके बेस पे ले सकते हो। OI डेटा सब देखना है अपने को, ऑप्शन चेन देखना है कि वहाँ पे किस तरीके का सपोर्ट बना है नहीं बना है, ठीक है। प्राइस एक्शन क्या सजेस्ट कर रहा है, क्या मार्केट में जो ट्रेंड है वो क्या स्ट्रांग है नहीं है, ये सब चीज़ें देखनी है। बट फिब लगा के अगर देख ले रहे हो तो कैंडलस्टिक भी देख लो एक बार, ठीक है। तो देखो गाइस कैंडलस्टिक में क्या है कि अब ये टॉपिक तो बहुत ही बेसिक है, आप लोगों ने बहुत सी वीडियोस देखे होंगे, बेसिक वीडियो यूट्यूब पे भरे पड़े हैं, मतलब तमाम वीडियोस हैं यूजलेस वीडियोस। उसमें बहुत कम ही वीडियो आपको दिखेगी यूट्यूब पे जो अच्छी वीडियो मुझे भी लगी अच्छी, एक दो अच्छी वीडियोस हैं वहाँ पे। तो बेसिकली इसमें हम लोग 7-8 ऐसे पैटर्न्स देखेंगे और उनके पीछे की साइकोलॉजी समझेंगे, 7-8 इंपॉर्टेंट पैटर्न्स जो अक्सर मार्केट में काम आते हैं, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं गाइस, कैंडलस्टिक। तो फ्रेंड्स देखो अभी कैंडलस्टिक में क्या है कि कैंडलस्टिक में बहुत सारे कैंडल्स हैं और बहुत सारे चार्ट पैटर्न्स हैं, ठीक है। आप लोगों ने बहुत सारा ऑलरेडी पढ़ा भी होगा, जैसे डबल बॉटम, डबल टॉप, कप एंड हैंडल, चार्ट पैटर्न्स हैं ये सब। ठीक वैसे ही कुछ इंपॉर्टेंट कैंडल्स होती हैं जैसे पिन बार कैंडल, ठीक है, इनगल्फिंग कैंडल, बुलिश इनगल्फिंग, बेरिश इनगल्फिंग, ऐसे करके बहुत सारे मतलब टाइप्स ऑफ है वो हैं, क्या बोलते हैं, कैंडल्स हैं। और वैसे ही कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स भी हैं, ठीक है। देखो मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं फील करता हूँ वो ये है कि इसके बेस पे मैं ट्रेड कभी नहीं लेता हूँ, मतलब चार्ट पैटर्न बना इसलिए ट्रेड ले रहा हूँ ऐसा नहीं है। कभी कभी डेफिनेटली लेता हूँ, डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट क्या है, ठीक है। कोई भी कैंडल कहाँ पे बनी है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तब जाके उसका कैरेक्टरिस्टिक या फिर उसका रोल डिसाइड होता है। जैसे मान लो हैमर बनी है, तो अगर हैमर सपोर्ट पे बनती है तब तो फिर ठीक है, फिर तो हम सोचेंगे कि उसके बेस पे एक ट्रेड ले लें। लेकिन रैंडम कहीं हैमर बनती है तो हम उसको नहीं लेने वाले हैं। अभी देखो कैंडलस्टिक में मैंने बताया कि बहुत सी चीज़ें हैं, तो मैं उतना ही आज इस क्लास में उतना ही बताऊंगा जितना मुझे ज़रूरत है। क्या मैंने अब तक बताया आपको कि मुझे स्विंग हाई स्विंग लो मार्क करना मैंने आपको सिखाया है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि अपना जो गोल है वो क्या है कि जो प्रीमियम है उसके बॉटम को हम पकड़ेंगे, ठीक है, प्रीमियम को एकदम नीचे जाके पकड़ेंगे। वैसा करने के लिए अपने को सिर्फ 2-3 चार्ट पैटर्न्स हैं जिसको अच्छे से सीखना पड़ेगा। बाकी चार्ट पैटर्न भी धीरे धीरे जब आने वाली क्लासेस में मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता रहूँगा। तो अभी देखो सबसे पहले तो मैं आपको एक चार्ट पैटर्न है, जैसे नॉर्मली जो जो सबसे फेमस है वो है डबल बॉटम और डबल टॉप, ठीक है। अब देखो उसके पीछे का साइकोलॉजी पहले समझ लो क्या है। डबल बॉटम जिसको लोग डब्लू भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो डिपेंड करता है कि ये जो लोज है ना वो हो सकता है इक्वल लोज हो सकता हो अनइक्वल लोज हो। मतलब कि ये डब्लू परफेक्ट, जैसे एक ये तो हो गया किताब वाला डब्लू, एक जो मार्केट में आपको नॉर्मली डब्लू दिखेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। ये जो लो होगा वो बराबर नहीं होगा। अब इस डब्लू में अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अपने लिए होती है एक नेक लाइन सपोर्ट। जैसे ये देखो, अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट एरिया ये है, ठीक है। डब्लू में सबसे इंपॉर्टेंट एरिया अपने लिए ये होता है। किताब की लैंग्वेज में पढ़ोगे तो इसको बोलते हैं नेक लाइन, मैं इसको बोलता हूँ रीसेंट टॉप, मतलब कि जो पिछला टॉप था वो। जैसे देखो इस पूरे डब्लू में हम कौन सा लेग ट्रेड करते हैं, इसमें देखो 4 लेग है, एक लेग ये है, दूसरा लेग ये है, तीसरा लेग ये है, चौथा लेग ये है। हम ट्रेड हमेशा 4th लेग को ही करते हैं, मतलब हमारा टारगेट ये 4th लेग ही होता है। तो जब तक 3 बन चुके हैं तब तो जाके हम चौथे पे कुछ ट्रेड लेंगे।
तो जब तीन बन जाएंगे तो सबसे रीसेंट टॉप कौन सा है? रीसेंट टॉप यही वाला तो है, ठीक है। तो मैं इसको रीसेंट टॉप बोलता हूँ। जैसे ही ये ब्रेक होता है मैं ट्रेड लेता हूँ। अभी सपोज करो मार्केट को आपको कहीं यहाँ पे पकड़ना हो, तो आप क्या करोगे? सिंपल चीज़ है, या तो यहाँ पे सेटअप 2 बन जाए तब हम यहीं पे पकड़ के फॉलो करेंगे, यहाँ पे सेटअप 2 बन जाए तो हम यहाँ से ट्रेड इनिशिएट कर देंगे। लेकिन सपोज करो सेटअप 2 नहीं बनता है, पैटर्न एनगल्फ होता है। सेटअप 2 वाली अगर वीडियो देखो तो उसमें ये सब जानते हो, पैटर्न एनगल्फिंग क्या होती है, ठीक है, कैंडल एनगल्फिंग क्या होती है, तो ये सब आप लोग समझते होगे। जैसे एक एग्जाम्पल लेता हूँ। देखो समवेयर एक यहाँ पे डब्लू बना है, बहुत परफेक्ट डब्लू तो नहीं है ये, मतलब डबल बॉटम परफेक्टली तो नहीं बना है। इसमें जो लोज हैं वो अनइक्वल है, मतलब कि मार्केट ने एक लो क्रिएट किया, एक हाई क्रिएट किया, मार्केट ने फॉल दिखाया, मार्केट ऊपर उठने स्टार्ट हुई। अभी देखो जो किताब वाला डब्लू है वो क्या बोलता है कि जैसे ही नेकलाइन टूटेगा आप ट्रेड ले लेंगे। जैसे ये वाला पॉइंट नेकलाइन है, ठीक है, एक कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी ये वाली, आप यहाँ पे ट्रेड लीजिए। अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते तो आपको बेसिकली कितने पॉइंट्स मिल जाते? 100 पॉइंट, 120 पॉइंट मिल जा रहे हैं। बट सोचो कि इतना देर वेट करके हम यहाँ पे जाके ट्रेड ले रहे हैं, ये किसी भी तरीके से लॉजिकल नहीं है। और ध्यान से देखोगे तो ये इंट्राडे में तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि 16 तारीख की तो ये मार्केट है और अगली 17 को अगली मार्केट है, ठीक है। अब अपना जो हम लोगों ने सेटअप पढ़ा है उस पर ध्यान से देखो अगर, तो एक तो सेटअप अपना यहीं बन जाता है, एक ट्रेड तो अपना यहीं बन जाता था, पहला वाला ट्रेड अच्छा खासा मूव होने को मिल जाता। और जब ऐसा होता है तो इस कैंडल ने इस पूरे पैटर्न को भी एनगल्फ किया ना, मतलब एक तो ये कैंडल एनगल्फिंग हुई ही, उसके बाद पैटर्न भी एनगल्फ हो रहा है। लेकिन अपने को क्या है कि बहुत बड़ी कैंडल है तो हम रीटेस्ट का वेट करेंगे। अब रीटेस्ट जब हो रहा है तो हम देख रहे हैं कि लंबे समय तक मार्केट फॉल ही कर रहा है, रेड कैंडल बन रही है, ग्रीन कैंडल तो बन ही नहीं रही है। फिर एक ग्रीन कैंडल बनती है जो कि फिर से अपने को कैंडल एनगल्फिंग की, मतलब वो परफेक्टली सेटअप 2 बनाती है, तो अपना ट्रेड कहीं यहीं पे बन जाता, ठीक है। सपोज करो कि ये पैटर्न एनगल्फिंग नहीं बनता तो हम क्या करते? हम बेसिकली वेट करते उस पॉइंट का कि मार्केट एटलीस्ट एक ऐसी कैंडल बनाए जिसमें ये पूरा जो पैटर्न है वो एनगल्फ हो जाए, ठीक है। क्यों? क्योंकि पहले ही ये चीज़ हो चुकी है, मतलब पैटर्न में एनगल्फिंग, ये कैंडल तो पैटर्न एनगल्फ कर चुकी है पूरा का पूरा पैटर्न, ठीक है। उसको इसने एनगल्फ किया, अपने को बस एक रीटेस्ट चाहिए था और एक कंफर्मेशन चाहिए था कि मार्केट उठनी स्टार्ट हो गई। तो रीटेस्ट के बाद जब मार्केट उठनी स्टार्ट हुई तो समवेयर हियर इस कैंडल, अब समझो, अब वैसे तो ये कैंडल बहुत बड़ी बन गई है, छोटी भी अगर होती तो हम इसको मानते कि इसने पैटर्न को एनगल्फ किया। देखो मेरा पैटर्न एनगल्फिंग वाला, या तो वीडियो देख लो तब ज़्यादा समझ में आएगा। दूसरी चीज़, जब भी मैं पैटर्न एनगल्फिंग खोजता हूँ तो मैं बेसिकली इसके पीछे के जो सबसे मतलब रीसेंट काइंड ऑफ जहाँ पे रेसिस्टेंस था वो मार्क करता हूँ। तो यहाँ पे देखो मेरे लिए ये रेसिस्टेंस है और इस कंडीशन में मेरे लिए ये रेसिस्टेंस है। अभी मार्केट में देखो एक एक कैंडल ऐसी बन रही है जो दोनों के ऊपर क्लोजिंग दे रही है, तो मैं जैसे ही इसके ऊपर क्लोजिंग देगी मैं ट्रेड ले लेता। अब जैसे ये बहुत बड़ी कैंडल है बट स्टिल वी कैन मेक अ ट्रेड समवेयर हियर, ठीक है। इसके पीछे साइकोलॉजी सिंपल है कि मार्केट में फॉल था, फिर बायर्स ने उसको उठाने की कोशिश की बट सफल नहीं हो पाया, फिर एक फॉल आया और इस बार जब उठाने की कोशिश की और अगर इस नेक लाइन को उन लोगों ने तोड़ दिया तो जो मान लो कि बायर्स जो है वो कंट्रोल में आ चुके हैं, सेलर्स अपना कंट्रोल लूज कर रहे हैं। साइकोलॉजी बस इतनी ही है, ठीक। एक डब्लू यहाँ पे देखो, डब्लू बना हुआ है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो समझ जाओगे कि डब्लू है ये। छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे तो शायद अच्छे से दिखेगा ये, बट आदत डालो बड़े टाइम फ्रेम की। छोटे टाइम फ्रेम पे क्या है कि बहुत सारा नॉइज है, मतलब आप अच्छे से समझ नहीं पाओगे। फिर इसने एक लो बनाया और मार्केट ऊपर उठनी स्टार्ट हुई। अब किताब का लैंग्वेज क्या बोलता है कि नेक लाइन टूटेगा तब हम ट्रेड लेंगे। तो जैसे देखो यहाँ पे हमारे लिए नेक लाइन कौन सा है? यही वाला तो है। अब एक कैंडल ने नेक लाइन को तोड़ा, हम एक यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करेंगे लॉन्ग पोजीशन और अपने को एक ठीक ठाक मतलब वो ट्रेड मिल जा रहा है, ठीक है। अब चलो यहाँ पे तो किताब वाला लैंग्वेज काम आ गया। अब अपना लैंग्वेज देखें जो हम लोग ऑलरेडी सीख रखे हैं पैटर्न एनगल्फिंग में। पैटर्न एनगल्फिंग मैंने क्या बताया कि ये वाला जो होता है अब मेरे लिए होता है रीसेंट हाई, ठीक है। अब देखो या तो ये कैंडल जैसे मार्केट फॉल कर रही थी, एक काइंड ऑफ डोजी बनी है, सपोज करो यही कैंडल अगर ऊपर क्लोजिंग दे देती तो हम तो यहीं पे ट्रेड ले लेते, लेकिन ये जो कैंडल है वो फेल हो गई इसके विक के ऊपर क्लोजिंग देने में। तो अभी क्या हुआ मार्केट में एक काइंड ऑफ हाई क्रिएट हुआ, रीसेंट हाई, फिर मार्केट ने ड्रॉप किया और फिर मार्केट वहीं पहुंच रही है। अब जब ये कैंडल बनेगी तो मैं ये बोलूंगा कि इस कैंडल ने, ये वाली कैंडल ने पूरे पैटर्न को एनगल्फ किया। ये जो पूरा इतना सारा आप कैंडल देख रहे हो
1 2 3 4 5 5 कैंडल को कम्प्लीटली उसने एनगल्फ किया, इसके ऊपर क्लोजिंग दे रही है। मतलब बेसिकली ये जो इधर जो 5 लोग थे बायर सेलर, उनमें वो ये जो कैंडल है वो इस्टेब्लिश कर रही है कि बायर्स जो है वो कंट्रोल में आ चुके हैं। तो इसके बेस पे मैं अपना अगला ट्रेड लेता। अभी देखो यहाँ पे आपको डब्लू अच्छे से बन गया, नेकलाइन ब्रेक हुआ, तब ट्रेड आपको मिल गया, वो तो चलो ठीक है। बट इस कंडीशन में यहाँ पे डब्लू वाला सिस्टम काम, अगर आप डब्लू के बेस पे ट्रेड लेते तो शायद बहुत लेट हो जाता है। ठीक है, इसीलिए पैटर्न एनगल्फिंग को मास्टर करो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक वैसे ही एक पैटर्न होता है डबल, जैसे ये डबल बॉटम था तो एक डबल टॉप भी होता है। ठीक है, तो डबल टॉप के एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ये देखो, अभी डबल टॉप में भी साइकोलॉजी बताऊंगा क्या है। अभी देखो मार्केट में जब खुली तो मार्केट एक रेंज में कुछ देर तक ट्रैवल की। ठीक है, उसके बाद एक बहुत बड़ी कैंडल बनती है, मोमेंटम कैंडल ऊपर के साइड के लिए, और मोस्टली ये कैंडल बनती है लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, मतलब रिटेलर्स को बेवकूफ़ बनाने के लिए। ठीक है, मार्केट ने फिर एक टॉप क्रिएट किया, अभी इसको मार्क कर दो अगर, तो आप ये नोटिस करोगे कि मार्केट ने एक टॉप क्रिएट किया, फिर ये डाउन आई और उसने एक रीसेंट लो क्रिएट किया। अभी तो किताब की लैंग्वेज में सुनोगे तो ये है, इसको क्या बोलते हैं, नेकलाइन सपोर्ट। ठीक है, समझ जाना है, नेकलाइन सपोर्ट। ठीक है, अभी जब ये नेकलाइन ब्रेक हुआ, इस कैंडल ने ब्रेक किया, तो अगली कैंडल पे अपने को एक शॉर्ट ट्रेड मिलता है। लॉजिक सिंपल वही है, सब सारे लॉजिक वही है उसमें। मार्केट पहले उठ रही थी, बायर्स कंट्रोल में थे, फिर सेलर एंटर किए हैं या फिर काइंड ऑफ प्रॉफिट बुकिंग हुई होगी यहाँ पे, फिर से बायर ने एक कोशिश की, बट इस वाले टॉप के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया। सपोज करो इसके टॉप के ऊपर अगर क्लोजिंग दे देते तो मैं ये बोलता कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है, अपना सेटअप 1 बन गया है। ठीक है, तो सेटअप 1 के बेस पे हम एक ट्रेड ले लेते। अब ये चीज़ नहीं हुई, तो अब क्या हुआ, दूसरा ऑप्शन देखेंगे, या तो पैटर्न एनगल्फ हो जाए या तो कैंडल एनगल्फ हो जाए। तो कैंडल एनगल्फिंग तो यहाँ दिख नहीं रही है, पैटर्न एनगल्फ जरूर हुआ है, तो उसके बेस पे भी अपने को एक यहाँ ट्रेड मिलता था। अब देखो अपनी प्रैक्टिस ये होनी चाहिए कि ये जो ट्रेड अपने को मिला वो इसी कैंडल पे मिल जाता है। इस जैसे ही इस कैंडल ने क्लोजिंग दी, अब इसके 2 तरीके हैं, या तो ये कैंडल थोड़ी और थोड़ी और बेरिश होती और इस पैटर्न को इनगल्फ करती, तो उस बेस पे भी हम ट्रेड ले सकते थे। कारण ये था कि मार्केट में जो डिमांड था वो हेवी था, मार्केट ऊपर उठ रही थी, सप्लाई ने एंट्री की और लंबे समय तक जो सप्लाई था वो इस लेवल पे कंसोलिडेट होता रहा। मतलब इसके ऊपर डिमांड जो है उठ नहीं पाई, इसके ऊपर लोग बाइंग नहीं कर पाए। तो जैसे ही इस लेवल से एक रिजेक्शन मिला, अपने को यहाँ पे एक एंट्री बनती है, अगर लॉजिकली सोचोगे प्राइस एक्शन के हिसाब से। बट स्टिल हम लोग सेफ ट्रेडिंग करते हैं, तो हम क्या करेंगे, एटलीस्ट जो रीसेंट लो है उसको ब्रेक होने का इंतजार करेंगे। और इस वाली कैंडल ने इधर जितने भी बैरर से लड़ रहे थे उसमें ये इस्टेब्लिश कर दिया कि जो सेलर्स हैं वो डोमिनेटिव पोजीशन में है, तो हम अगली कैंडल पे एक शॉर्ट का ट्रेड ले सकते थे। ये तो रहा डबल टॉप डबल बॉटम। कारण ये है कि मैंने ये इसलिए बताया है सबसे पहले क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी स्विंग हाई स्विंग लो पढ़ रखा है और उसी के बेसिस पे ये 2 चार्ट पैटर्न्स बनते हैं। अभी देखो स्विंग हाई जब बनता है तो एक कैंडल होती है, उसको बोलते हैं पिन बार कैंडल, वो भी बनती है। अभी देखो मैंने एक पिन बार का एग्जाम्पल ले रखा है, अभी बस थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ चीज़ों को, एक एक करके सब डिस्कस करेंगे जैसे जैसे अपनी क्लासेज आगे बढ़ेंगी, जैसे जैसे हमको ज़रूरत फील होगी कि ये चार्ट पैटर्न डिस्कस करना चाहिए, उसको डिस्कस करेंगे। अभी देखो पिन बार कैंडल क्या होती है। मार्केट अप ट्रेंड में था, फिर एक ऐसी कैंडल बनती है जिसका जो विक है वो मोमेंटम के डायरेक्शन में हो और जो बॉडी हो वो मोमेंटम के अगेंस्ट हो। तो यहाँ देखो जो विक है वो ऊपर की तरफ है और जो बॉडी है वो नीचे की तरफ है, मतलब कि रेड बॉडी है, क्लोजिंग बॉडी की हमेशा नेगेटिव होगी और जो विक होगी वो काइंड ऑफ उसी डायरेक्शन में होगी जिधर मोमेंटम रहेगा। ये बॉडी जितनी छोटी होगी उतना अच्छा पिन बार है, यहाँ पे बॉडी फिर भी ठीक ठाक है, और विक जितनी लंबी होगी उतना अच्छा मतलब पिन बार की पहचान वही है कि विक बहुत लंबी होनी चाहिए, बॉडी छोटी होनी चाहिए। अब देखो ये पिन बार ये क्या सिग्निफाई करता है, ये बेसिकली मोमेंटम लूज हो रहा है, इसका ये सिग्निफिकेंस देता है। मतलब कि ये चीज़ बताता है कि जो मार्केट में जो प्रीवियस मोमेंटम था वो बेसिकली लूज हो रहा है। ठीक है, तो ये कंफर्म करता है कि जो मोमेंटम था वो कमज़ोर हो गया है और एक पॉसिबल ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। अभी इस कैंडल के बेस पे तो सिर्फ इस कैंडल के बेस पे तो अपन ट्रेड लेने से रहे। हम क्या करेंगे, पिछला हाई भी देखेंगे कि मार्केट ने पिछली बार कहाँ से फॉल दिखाया था। तो अगर आप उसको मार्क करोगे तो जो पिछला
काइंड ऑफ रेसिस्टेंस था वो ये था। अभी आप इस बार अगर ध्यान से देखो तो मार्केट जो है वहीं से रिजेक्शन ले रही है जहां से उसने पिछली बार लिया था। तो ऐसे समय पे अब देखो पिन बार तो बन गई, बट सिर्फ पिन बार के बेसिस पे ट्रेड नहीं लेंगे, हम ये भी तो देखेंगे कि बनी कहाँ पे है, वेयर द पैटर्न अकर्स। तो हम ये पा रहे हैं कि मार्केट में जो रेसिस्टेंस था पैटर्न वहां पे अकर हुआ है, तो बेसिकली मेरे लिए डबल कंफर्मेशन है। कारण ये है कि ऑलरेडी एक यहाँ पे सप्लाई बैठी हुई है, ऊपर से एक ऐसी कैंडल बनती है जो सप्लाई के प्रेजेंस को कंफर्म करती है, तो हम अगले कैंडल पे एक बढ़िया शॉर्ट का ट्रेड ले सकते थे। ठीक है, ये रहा पिन बार कैंडल। अभी तक मैंने आपको 3 चीजें बताई हैं, एक पिन बार कैंडल बताया है और दूसरा बताया है डबल बॉटम और डबल टॉप। चलो डबल बॉटम डबल टॉप में फिर से आते हैं। मैंने बताया था कि डबल टॉप या डबल बॉटम में जो लोज हैं वो हो सकता हो अनइक्वल रहे, मतलब कि वो एग्जैक्ट परफेक्ट डब्लू या फिर परफेक्ट एम ना बने। जैसे डबल टॉप बनेगा तो हो सकता हो कि ऐसा बन जाए, डबल टॉप पहले ऐसे बन सकता है। अब देखो इसके पीछे रीजन क्या है, ऐसा क्यों होता है। बेसिकली मार्केट में ये वाली जो, जैसे देखो ये वाला जो जोन है, ये बेसिकली कौन सा जोन है, ये वो जोन है जहां पे लोगों के स्टॉप लॉसेज होंगे। तो जब मार्केट रिट्रेस करती है तो करते समय ये जो स्टॉप लॉसेज हैं पहले इनको हिट कराती है, और हिट करा के फिर मार्केट अपने प्रीवियस डायरेक्शन को, जैसे मार्केट फॉल करना स्टार्ट की थी तो वो सेम डायरेक्शन को फिर से कंटिन्यू करती है। तो ये जो लिक्विडिटी स्वीप है बेसिकली इस पे थोड़ा केयरफुल रहो। और इससे बचने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, 2 चीज है, या तो कैंडल खोजो, ऐसी कैंडल जो कि पैटर्न को एंगल्फ करे। ठीक है, अब देखो रिसेंट जो लो है वो ब्रेक हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, अगर पैटर्न एंगल्फ हो गया है तो वो एक टाइम जरूर आएगा कि रिसेंट लो ऑलरेडी ब्रेक हो जाएगा। तो एक तो उस बेस पे आप ट्रेड ले सकते हो। तो ये रहा डब्ल्यू और एम, मतलब डबल टॉप डबल बॉटम। और मैंने एक बताया पिन बार, बेसिकली उसको हम लोग ट्रेंड रिवर्सल के लिए ट्रेड करेंगे। दूसरी सबसे, अब पिन बार कहाँ पे ट्रेड होती है, पिन बार हमेशा काइंड ऑफ रेसिस्टेंस पे ही मिलेगी आपको, अगर वहां मिलती है तभी ट्रेड लो। अब नीचे क्या मिलेगा, नीचे आपको मिलेगा हैमर, मतलब कि स्विंग अगर मैं बनाऊं तो अपने को इस पॉइंट पे खोजना है पिन बार, इस पॉइंट पे खोजना है हैमर। ठीक है, तो हम बेसिकली देखो हमारा जो गोल है वो ये है कि हम स्विंग हाई स्विंग लो पे ही मार्केट को पकड़ लें, लोएस्ट पॉइंट पे पकड़ें ताकि बड़ा प्रॉफिट निकल सके। उसको पकड़ने के लिए बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। उसी सीरीज में मैं आपको मैंने डबल बॉटम डबल टॉप बताया, और अब ये बता रहा हूं कि स्विंग हाई पे एक पिन बार कैंडल बनती है और स्विंग लो पे हैमर कैंडल बनती है। अब देखो जब भी हैमर बनेगी, देखो हैमर तो मतलब वो तो आप लोग बहुत बेसिक कैंडल है, वो लोग आप ये वाला कैंडल आप लोग पढ़े भी होंगे पहले भी, लेकिन सिर्फ हैमर बनने से काम नहीं चलता। जैसे ये देखो मार्केट में एक हैमर यहाँ पे बना है इस वाले पॉइंट पे, ठीक है, एक हैमर यहाँ पे बना है इस वाले पॉइंट पे। अब देखो डबल बॉटम भी बना है प्लस हैमर भी बना है, तो मेरे जैसा पर्सन होगा तो इस कैंडल के बनने के बाद एक ट्रेड इनिशिएट कर देगा। मतलब वो वेट नहीं करेगा कि मार्केट में ये वाला जो नेक लाइन है पहले वो ब्रेक हो फिर अगली कैंडल पे मैं ट्रेड बनाऊंगा, ऐसा नहीं है। कारण ये है कि ऑलरेडी ऐसे पॉइंट पे कैंडल बनी। अब देखो पिछला क्या कोई सपोर्ट वपोर्ट है कि नहीं यहाँ पे, अगर बहुत अच्छे से देखोगे तो आप ये पाओगे कि मार्केट में ये सपोर्ट नहीं, एक काइंड ऑफ रेसिस्टेंस था पहले। जैसे ये देखो ठीक है, पहले ये रेसिस्टेंस का काम करता था, लेकिन आप लोग जानते हो कि रेसिस्टेंस सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो रेसिस्टेंस टर्न सपोर्ट, मार्केट में इसी लेवल पे एक सपोर्ट मिल रहा है, और इसी सपोर्ट पे एक ऐसी कैंडल बनती है जो कि बुलिश प्रेजेंस शो करती है, मतलब ये शो करती है कि सप्लाई काफी हेवी है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो इसको अगर मैं मार्क करता हूं, वैसे तो ये डब्लू बना है या फिर आप कह लो डबल बॉटम बना है, बट आप ध्यान से देखोगे तो ये अनइक्वल लोज हैं, मतलब कि जो लोज हैं वो बराबर नहीं है। मार्केट ने लो क्रिएट किया, फिर एक रीसेंट हाई क्रिएट किया, मार्केट में लिक्विडिटी स्वीप हुई, फिर मार्केट ऊपर उठने स्टार्ट हुई। अभी मैंने बताया था ना कि डब्लू एकदम किताब वाला डब्लू नहीं बनेगा मार्केट में। ये जो लिक्विडिटी स्वीप होगी ये बहुत आम चीज है, मतलब ये चीज होगी ही होगी। कारण ये है कि जिन लोगों ने इधर बाइंग की होगी इन सब कैंडल्स को देख के,
मोमेंटम लूज कर रहा था, फिर मार्केट में एक काइंड ऑफ ऐसी कैंडल्स बनती हैं जो कि रिवर्सल को शो करती हैं। तो इधर जिन लोगों ने अपना बाइंग डाला होगा उन लोगों ने अपने स्टॉप लॉसेस इधर कहीं रखे होंगे। मार्केट दोबारा से ट्रेस करके उन स्टॉप लॉसेस को हिट कराती है, फिर मार्केट ऊपर उठनी स्टार्ट होती है। अभी देखो अपने को ट्रेड लेना होगा तो हम लोग कैसे ट्रेड लेंगे, खोजेंगे पैटर्न एनगल्फ हुआ कि नहीं हुआ। अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आपने हमारा सेटअप 2 का वीडियो देखा है तो मैंने बोला है कि अगर गिरती हुई मार्केट में कैंडल डोजी बने या हैमर बने, हम उसको कलरलेस मानेंगे या फिर वो मानेंगे जो कि वो डायरेक्शन में बन रही है। मतलब कि अगर बेरिश डायरेक्शन में बन रही है तो रेड मान लो, बुलिश में बन रही है तो ग्रीन मान लो। तो अगर यहाँ पे देखोगे तो एक हैमर बनी है, इस हैमर को बनने कहने को ये ग्रीन क्लोज हुई है, बट हम रेड मानेंगे। कारण ये है कि अगर आप प्रीमियम के ग्राफ पे जाके देखोगे हो सकता हो कि ये काइंड ऑफ डोजी वोजी बनी हो। बाकी मैंने कंडीशन में भी बता रखा था, उस कंडीशन को अगर आप ध्यान रखते हो तो आप ट्रेड यहीं पे ले सकते हो, यहाँ पे आप अगला ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे लॉन्ग पोजीशन। लेकिन सपोज करो कि आप इतने कंफर्म्ड नहीं हो, कन्विक्शन नहीं है, तो पैटर्न एनगल्फ होने का वेट करो। पैटर्न एनगल्फिंग में क्या था कि जो रीसेंट हाई है वो ब्रेक होना चाहिए। तो रीसेंट हाई हमारा ये था, इस वाली कैंडल ने इसको ब्रेक किया, अगले कैंडल पे आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे। यहाँ एक लॉन्ग पोजीशन विद स्मॉल स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस क्या होगा, अपना रीसेंट लो, ठीक है। वैसे कायदे से देखो तो स्टॉप लॉस ये होना चाहिए लॉजिकल, बट बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा तो हम इतने बड़े स्टॉप लॉस पे काम नहीं करेंगे। और फिर एक ट्रेड अपना अच्छा खासा बनता है, करीब 30 पॉइंट का रिस्क है, 80 पॉइंट का टारगेट था। तो देखो ये तो रहा कहानी डबल बॉटम डबल टॉप पिन बार कैंडल और हैमर की। हमने बेसिकली अभी तक 4 चीज़ें देखी हैं, हम 4 और चीज़ें देखेंगे, ठीक है। टोटल 8 पैटर्न्स हम देखेंगे इसमें कैंडलस्टिक में, और यही 8 अभी ज़रूरत है हमको ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि जिस बेस पे हम लोग अभी ट्रेड कर रहे हैं सेटअप 1 सेटअप 2 के बेस पे, यही सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है गाइस, तो अभी तक हम लोगों ने बेसिकली 4 कैंडलस्टिक पैटर्न्स को पढ़ा है, जिसमें से 2 हमने कैंडल्स पढ़े हैं। एक था हमारा पिन बार, दूसरा था हैमर, और फिर हमने एक डबल बॉटम और एक डबल टॉप को पढ़ने की कोशिश की, ठीक है। उसके हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स देखे, अभी और एग्जांपल्स आने वाले क्लास में हम लोग देखेंगे। अभी देखो क्या है कि मैं 2 पैटर्न और बताऊंगा। देखो मैं उतना ही पैटर्न अभी बता रहा हूँ जितना हमें ज़रूरत है सीखने की। मेरा अनुभव है कि ये पैटर्न्स हर बार काम नहीं करेंगे, और कोई भी पैटर्न अगर 50% टाइम काम नहीं कर रहा है, जैसे मान लो अगर 10 बार बन रहा है चार्ट पे, 5 बार काम करता है, 5 बार फेल होता है, तो फिर ऐसे पैटर्न को फॉलो करने से बढ़िया है आप नॉर्मली ट्रेडिंग करो जैसे आप प्राइस एक्शन के बेस पे करते हो, ठीक है। तो पैटर्न भी अगर काम नहीं कर रहे हो तो फिर यूजलेस है अपने लिए, वो किसी काम के नहीं है। बट स्टिल हम पढ़ के रखेंगे, क्योंकि अगर काम करते हैं तो उससे प्रॉफिट लेने में कोई दिक्कत हर्ज तो है नहीं अपने को। अब देखो उसी में एक जो 2 पैटर्न्स हैं वो है वेज पैटर्न, एक होता है फॉलिंग वेज, एक होता है राइजिंग वेज, ठीक है। तो अभी पहला हम लोग देखेंगे राइजिंग वेज। अब देखो राइजिंग वेज में भी 2 चीज़ें हैं, एक है राइजिंग वेज में कंटिन्यूएशन पैटर्न, दूसरा है राइजिंग वेज में फॉलिंग पैटर्न, ठीक है। तो अभी देखो कंटिन्यूएशन पैटर्न देखते हैं, उसमें देखो होता क्या है। सबसे पहले समझ लो वेज होता क्या है। वेज कुछ भी नहीं है, वेज जैसे हिंदी में आप लोग जानते हो एक होता है आरी, जिससे हम लोग लकड़ी काटते हैं। तो ये जो पैटर्न है ना वो बेसिकली उस आरी, मतलब जो शेप उस आरी का होता है, एग्जैक्टली वही शेप अगर चार्ट पे बनता है तो हम उसको वेज बोल दिए। अब देखो इसमें भी 2 है, एक है राइजिंग वेज, एक है फॉलिंग वेज। मतलब राइजिंग वेज मतलब जो वेज होगा वो ऊपर की तरफ उठना, मतलब उठता रहेगा, ठीक है। देखो इसमें देखो क्या हो रहा है, अगर ट्रेंड लाइन से मैं ड्रॉ करूं तो अपना एक वेज का साइड ये हो गया, दूसरा वेज का साइड ये हो गया। काइंड ऑफ चैनल बन गया है, मतलब ये फिगर बहुत अच्छा नहीं बना है, चलो अभी कर देते हैं, बन जाएगा, ठीक है। तो जो आरी जैसे होती है ना, जिससे हम लोग लकड़ी काटते हैं, इसका जो चार्ट पे जो पैटर्न बना है एग्जैक्टली उसी शेप का बना है, इसीलिए उसको हम लोग वेज बोल रहे हैं। अभी इस वेज में भी 2 चीज़ें मैंने बताई, एक है राइजिंग वेज कंटिन्यूएशन पैटर्न। उसमें देखो होगा क्या कि मार्केट पहले ऊपर उठ रही होगी, फिर वेज का फॉर्मेशन होगा, और फिर मार्केट इस वेज को ब्रेक करके फिर से अपने पिछले पैटर्न को कंटिन्यू करेगी। दूसरा क्या होगा इसी में होगा राइजिंग वेज रिवर्सल पैटर्न। तो पहले कंटिन्यूएशन देख लेते हैं क्या हुआ है। देखो ये 29 अप्रैल 2024 निफ्टी 50 का वो है चार्ट है, ये टाइम फ्रेम है 5 मिनट, ठीक है।
जब भी पैटर्न्स खोजो तो बेसिकली छोटे टाइम फ्रेम पे खोजा करो, 5 मिनट पे खोजा करो, 10 मिनट पे खोजा करो। 15 मिनट और आधे घंटे पे चार्ट पैटर्न हो सकता हो इंट्राडे में आपको ना मिल पाए, ट्रेड आप मिस कर जाओ। तो अगर चार्ट के पैटर्न खोज रहे हो तो छोटे टाइम फ्रेम पे खोजो, 5 मिनट एक आइडियल टाइम फ्रेम है। अभी देखो उस दिन क्या हुआ, 29 तारीख को मार्केट पहले ऊपर उठी, फिर मार्केट में एक फॉल आया, फिर मार्केट ऊपर उठी, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक जो मार्केट उठी है, इसमें आपको दिख रहा होगा कि इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी है, ये जो बुलिश कैंडल्स बनी है, ये बेसिकली शो कर रही हैं कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स भी एंट्री किए हैं, मतलब उन लोगों ने भी यहाँ पे बाइंग डाली है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो फिर 3 रेड कैंडल्स बनती हैं और फिर उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनती है जो कि रीसेंट लो क्रिएट करती है, मतलब कि जो लो, पिछला लो, जो मार्केट में जो लो क्रिएट होता है ऊपर जाके, पहला लो यही है, ठीक है। फिर मार्केट ऊपर उठना स्टार्ट होता है। अब देखो ध्यान से सोचो और समझो इस चीज़ को कि ये जो मार्केट में एक छोटा सा रिट्रेसमेंट है वो क्यों आया होगा, क्योंकि जिन लोगों ने इधर बाइंग की होगी वो क्या करेंगे, अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। उन लोगों ने अपना प्रॉफिट बुकिंग किए। अगर सोचो कि यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशनल प्लेयर घुसे थे, मतलब जो बड़े खिलाड़ी घुसे थे, अगर उन लोगों ने भी यहाँ पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर देती तो ये फिर मार्केट यहाँ से आके उठना स्टार्ट नहीं होता, फिर ये फॉल ही कर गया होता, ठीक है। और इतना तो फॉल कर जाता कि वो अपने इनिशियल लेवल तक एटलीस्ट आ जाता, बट ऐसा नहीं हुआ। तो ये चीज़ शो करती है कि ये वाला जो हिस्सा है वो बेसिकली प्रॉफिट बुकिंग हो रही है रिटेलर्स के द्वारा। प्रॉफिट बुकिंग ही मार्केट फिर ऊपर उठना स्टार्ट हुआ, बट अपने पिछले वाले हाई को ब्रेक नहीं कर पाया। मार्केट दोबारा से वहीं से रिजेक्शन पाके फिर से नीचे आया। बट इंटरेस्टिंग चीज़ ये रही कि जब मार्केट फॉल कर रहा था तो उसने रिसेंट लो के पास भी वो नहीं आ पाया, उसके ऊपर ही एक हायर लो बना दिया। मतलब कि मार्केट में अगर ट्रेंड लाइन से इसको ड्रॉ करोगे तो एक हायर लो मार्केट क्रिएट कर रहा है, और जो ये वेज है, वेज इन द सेंस जो ये ट्रेंड लाइन है उसका स्लोप काफ़ी स्टीप है। जबकि दूसरे साइड पे अगर आप देखो तो मार्केट में एक जो सेकंड जो ये टॉप बना है, 2 बार मार्केट ने 2 बार टॉप बनाया, उसके बाद मार्केट फॉल करनी स्टार्ट हुई, फिर उसने एक लोअर लो हायर लो बनाया, ठीक है। और ये हायर लो पिछले वाले लो से, मतलब जो रीसेंट लो था वहां तक मार्केट पहुंच नहीं पाई। सपोज करो ये मार्केट पहुंच के यहाँ पे कहीं ब्रेक कर जाती, इसके नीचे क्लोजिंग दे देती, तो फिर हमारा पैटर्न भी वैलिड नहीं रहता, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर ये क्लोजिंग दे देती तो हम शायद कॉल के साइड देखते ही नहीं, हमारा सारा ध्यान पुट के साइड हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बेसिक प्राइस एक्शन है कि अगर रीसेंट लो टूटता है, रीसेंट लो मतलब ब्रेकडाउन आया, तो ब्रेकडाउन आया तो हम क्या खरीदेंगे, पुट खरीदेंगे, ठीक है। तो हम पुट साइड के लिए ट्रेड खोजते, बट ऐसा नहीं हुआ। मार्केट में जो प्राइस एक्शन शो कर रहा है वो बुलिश प्राइस एक्शन है। मार्केट हाइयर हाइज बना रही है और हाइयर लोज क्रिएट कर रही है। जैसे ये देखो, ये हाइयर हाई तो इसके हाइयर हाई नहीं है, बट मार्केट फिर से ऊपर उठना स्टार्ट होती है। और इस जो वेज पैटर्न बना है, मतलब कि वेज का मतलब ऐसे समझो कि एक चैनल है, जिसमें चैनल में हमेशा क्या होता है, दो ट्रेंड लाइन्स होती हैं। एक ट्रेंड लाइन ये हो गई, दूसरी ये हो गई, उसमें से कोई एक ऐसी होगी जो बहुत स्टीप होगी। तो अगर आप देखो तो नीचे से ये बहुत स्टीप है, ये शो करता है कि बाइंग प्रेशर ज़्यादा है कंपेयर टू सेलिंग प्रेशर, तभी तो स्लोप स्टीप है ना। और जैसे ही मार्केट ने इस वेज के ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग देती है, आपको वहां पे अपना ट्रेड इनिशिएट करना है, ठीक है। स्टॉप लॉस आपका बेसिकली उस वेज के नीचे कहीं रख लो। तो अगर आप देखोगे तो 20-25 पॉइंट का अपना एसएल है, और टारगेट अगर 1:2 टारगेट करते हो तो मतलब 50-50 पॉइंट टारगेट करोगे, जो कि बहुत इजीली अचीवेबल था। ट्रेल करते तो ये काफ़ी बड़ा टारगेट मिल सकता था, करीब 100 पॉइंट का टारगेट मिल जाता। अभी देखो ये वेज, ये था राइजिंग वेज कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न। अभी एक एग्जांपल देखते हैं फॉलिंग वेज का, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे राइजिंग वेज। अब देखो मैंने इसमें बताया था कि राइजिंग वेज में 2 पैटर्न है, एक कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न है, एक रिवर्सल पैटर्न है, ठीक है। तो अभी हमने देखा कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न, अभी हम एक देखते हैं राइजिंग वेज में कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न, ठीक है। सॉरी, राइजिंग वेज हम लोगों ने देख लिया, हम इसको एक देखते हैं फॉलिंग वेज में कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न। तो अभी देखो पीछे जाते हैं, मैंने कहीं पे मार्क कर रखा है ऑलरेडी, यहाँ पे देखो मार्केट में क्या था। अब इसमें देखो क्या होगा, इसमें मैंने बता रखा है कि फॉलिंग वेज, अच्छा ये रिवर्सल पैटर्न है, बेसिकली हमको अपने को कंटिन्यूएशन पैटर्न देखना है। फॉलिंग वेज में कंटिन्यूएशन पैटर्न अपने को देखना है, क्योंकि हम अभी कंटिन्यूएशन देख रहे हैं, रिवर्सल अभी थोड़ी देर में देखेंगे। अच्छा चलो, इस पे नहीं है, बैंक निफ्टी वाले पे है, तो बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। हम बेसिकली वेज के कंटिन्यूएशन पैटर्न्स देख रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने राइजिंग वेज का एक कंटिन्यूएशन पैटर्न देखा। अभी फॉलिंग वेज का एक कंटिन्यूएशन पैटर्न देखते हैं।
चलो ये वाला है फॉलिंग वेज का कंटिन्यूएशन पैटर्न अपने पास, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, मार्केट पहले ऊपर उठेगी, ठीक है, फिर एक वेज का फॉर्मेशन होगा जो कि एक फॉलिंग वेज होगा, मतलब कि जो ऊपर वाली स्लोप होगी वो काफ़ी स्टीप होगी, ठीक है। उसके बाद मार्केट डायरेक्शन के जिस डायरेक्शन से आई थी मार्केट सेम डायरेक्शन को कंटिन्यू करेगी। देखो 10 अप्रैल का ये चार्ट है, मार्केट पहले ऊपर उठी है, ऊपर उठने के बाद उसने एक लो क्रिएट किया है, मतलब कि लास्ट स्विंग लो, रीसेंट लो उसने क्रिएट किया। फिर मार्केट ऊपर उठी, उसने एक हाई क्रिएट किया। फिर मार्केट नीचे आई, लेकिन इस बार स्विंग लो तक नहीं आ पाई। फिर मार्केट ऊपर उठी बट स्विंग हाई तक नहीं पहुंच पाई। बेसिकली ये चीज़ शो करता है कि जो सेलिंग प्रेशर है वो धीरे धीरे होकर कमज़ोर होता जा रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा मार्केट जो है अपने लोज के पास नहीं आ पा रही है, मतलब जो उसका पिछला लो था वहाँ तक सेलर पुश तो कर रहे हैं बट वो इतना दूर पुश नहीं कर पा रहे हैं। और बायर्स जो हैं इवन दे आर नॉट इन कंट्रोल, मतलब कि वो इस वाले स्विंग लो को तो डिफेंड कर पा रहे हैं बट मार्केट में हायर हाइज क्रिएट हो नहीं पा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली जो देखो मैं जैसे समझता हूँ काइंड ऑफ जो फाइट है ना वो बहुत ही मतलब काइंड ऑफ बहुत अगली फाइट हो चुकी है। जो कॉन्ट्रैक्शन है वोलेटिलिटी में वो बहुत हेवी है, मार्केट बहुत तगड़े से कंसोलिडेट हो रहा है एक वेज के फॉर्मेशन में। और जैसे ही ये वेज ब्रेक करेगा जिस भी साइड, मान लो ये नीचे ही ब्रेक कर जाता तो हम इसको बोल देते हैं फॉलिंग वेज रिवर्सल पैटर्न। बट यहाँ पे चूंकि ये ऊपर की तरफ ब्रेक किया है तो हम इसको फॉलिंग वेज कंटिन्यूएशन पैटर्न बोल रहे हैं। वेज तो फॉल कर रहा था ना, मतलब स्लोप दो अगर आप देखो स्टीपर स्लोप कौन सा है, ऊपर वाला है। बेसिकली जो सेलर्स हैं दे आर नॉट इन डोमिनेट पोजीशन, कारण ये है कि वो सेल तो कर रहे हैं, मतलब ऊपर से सेलिंग तो हो रही है बट मार्केट हमेशा अपने लास्ट स्विंग को बायर जो है वो डिफेंड कर पा रहे हैं। और आखिरी बार जब मार्केट इस लो के पास पहुंचती है तो बायर्स पूरे दम से मार्केट को अपने उठाते हैं और इस वेज के ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग देती है, ठीक है। अब देखो चाहो तो आपकी एंट्री यहाँ भी हो सकती है, ठीक है। मेरे हिसाब से तो अगर आप वो एग्रेसिव एंट्री आप करते हो तो आप एंट्री यहीं कर सकते थे, ठीक है। बट इस कंडीशन में अपना जो स्टॉप लॉस है वो क्या होना चाहिए, मेरे हिसाब से अपना जो स्टॉप लॉस है वो वही कैंडल होनी चाहिए जिस कैंडल ने ब्रेक दिया है। तो ये अगर इस कैंडल को हम रखते तो इस कैंडल को स्टॉप लॉस मान के अगले कैंडल पे अपना एंट्री कर सकते थे। बट कई बार आप देखोगे कि मार्केट फिर से थोड़ी रिट्रेसमेंट शो कर सकती थी कुछ हद तक, ठीक है। अभी देखो कुछ समय तक मार्केट साइडवेज रही और उसके बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग कैंडल स्टिक पैटर्न बना है। अच्छा, आप लोगों का ये होमवर्क है कि ये कौन सा कैंडल है, जैसे एक रेड कैंडल, फिर एक ग्रीन कैंडल, फिर एक ग्रीन बुलिश कैंडल, इस 3 कैंडल को कौन सा कैंडल स्टिक पैटर्न बोलते हैं, कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो, ठीक है। अब देखो ये इतनी इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक पैटर्न बनी, उसके बाद डेफिनेटली एक ट्रेड बनता था, हम एक लॉन्ग ट्रेड बनाते और अपना स्टॉप लॉस जो है वो पिछला स्विंग लो, जो सबसे पीछे पहले स्विंग लो था ये वाला, रिसेंट स्विंग लो तो यही है ना, अपना स्टॉप लॉस यहाँ लगाते और फिर हम एक अगला ट्रेड इनिशिएट करते। टारगेट अपना 1:2 का रहता, तो अगर आप देखोगे तो ये करीब 40 पॉइंट्स का अपना एसएल है और करीब 80 पॉइंट्स का अपना टारगेट रखते, हालांकि यहाँ पे 142 पॉइंट्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये था अपना फॉलिंग वेज कंटिन्यूएशन पैटर्न और हमने एक देखा राइजिंग वेज कंटिन्यूएशन पैटर्न। अभी देखो एक रिवर्सल देखते हैं। देखो गाइज एक चीज़ समझो, चाहे वो कंटिन्यूएशन पैटर्न हो चाहे रिवर्सल पैटर्न हो क्या रहा है मार्केट में, एक पहले मूव आ रहा है, मतलब कि या तो ऊपर के लिए या नीचे के लिए, हमेशा यही होगा। मार्केट ऊपर उठना स्टार्ट हुआ, अभी इसको याद मत करो कि ये फॉलिंग वेज है कि राइजिंग वेज है, ऐसे मत पढ़ो, ऐसे समझो कि मार्केट में एक इम्पल्स आया, जैसे अभी मैं समझाता हूँ। देखो मार्केट में एक ऊपर के लिए इम्पल्स आया, फिर मार्केट कुछ देर तक एक रेंज में कंसोलिडेट होनी स्टार्ट हो गई, ठीक है। और अचानक से ये अगर इधर ब्रेक कर गया तो एक लॉन्ग ट्रेड बनता है ऊपर की तरफ। सपोज करो ये नीचे ब्रेक कर जाता, ठीक है, सपोज करो ये इधर ब्रेक कर गया तो अपने लिए अब एक ट्रेड बनता है डाउन साइड के लिए। अभी इसी में हम क्या बोलेंगे, जैसे मान लो हम स्लोप बनाते हैं, चलो बना ही देते हैं। हमने एक वेज क्रिएट किया, ये हमारा रेंज रहा, ठीक है। अभी देखो वेज क्रिएट हुआ, अगर ये वेज ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो हम इसको बोलेंगे, अब ये कौन सा वेज है, फॉलिंग वेज है कि राइजिंग वेज है। राइजिंग वेज कैसा होगा, ऊपर उठेगा, फॉलिंग वेज क्या होगा, नीचे गिरेगा। तो ठीक है, ये नीचे गिर रहा है तो इसको बोलेंगे फॉलिंग वेज
कंटिन्यूएशन पैटर्न क्या होगा, अगर वो ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा तो हम बोलेंगे कंटिन्यूएशन पैटर्न, अगर ट्रेंड के अपोजिट में आएगा तो हम उसको बोलेंगे रिवर्सल पैटर्न। ठीक है, तो अभी उसको मतलब रटो नहीं, बस ऐसे समझो कि हो क्या रहा है। इस ये जो कंसोलिडेशन हो रहा है वेज के फॉर्मेशन में, वो बेसिकली है क्या, वो बेसिकली एक फाइट चल रही है। ठीक है, बायर्स और सेलर्स की, जो जीत गया हम उधर चले जाएंगे। ठीक है, तो अभी हमने देखा वेज में एक फॉलिंग वेज कंटिन्यूएशन पैटर्न देखा, और एक हमने देखा था अभी राइजिंग वेज कंटिन्यूएशन पैटर्न। अब एक देखते हैं राइजिंग वेज रिवर्सल पैटर्न और एक फॉलिंग वेज रिवर्सल पैटर्न। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं फॉलिंग वेज का रिवर्सल पैटर्न, जो कि निफ्टी के चार्ट पे मैंने बना रखा है। तो इसमें हम देखते हैं अभी धीरे धीरे सारे चार्ट पैटर्न हम लोग पढ़ लेंगे, बट पहले हमारी कोशिश ये है कि जो इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न से पहले वो पढ़ लेते हैं। अभी देखो ये फॉलिंग वेज रिवर्सल पैटर्न है। ठीक है, इसमें देखो सब कुछ एज इट इज़ हो रहा है। मार्केट में एक फॉल आया पहले। ठीक है, फॉल आने के बाद मार्केट में वेज का फॉर्मेशन हुआ, मतलब काइंड ऑफ ह्यूज कॉन्ट्रैक्शन हुआ, मतलब वॉलेटिलिटी कंप्लीटली कॉन्ट्रैक्ट हो गई। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वॉल्यूम भी काफ़ी मतलब काइंड ऑफ डिक्रीज हुई होगी, और फिर अचानक से एक वॉल्यूम आई होगी जो मार्केट को ऊपर उठा के ले जाएगी। ठीक है, अभी देखो गाइज, ये सब जो पैटर्न्स हैं इनके पीछे के सिर्फ साइकोलॉजी को समझो। इसमें हो कुछ नहीं रहा है। मार्केट में एक फॉल आया था, फॉल आने के बाद कोशिश होती है बायर्स को। अब देखो ये जो लोज बन रहे हैं, आप ध्यान से देखो, कहने को तो जो स्लोप है वो काफ़ी स्टीप है सेलिंग की तरफ, मतलब कि जो सेलर्स हैं वो बार बार मार्केट को नीचे ढकेल रहे हैं, लेकिन वो कितने ताकतवर हैं ये तो उस चीज़ से प्रूफ होगा ना कि वो जो पिछला लो था क्या उसको तोड़ पा रहे हैं कि नहीं तोड़ पा रहे हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो तो वो पिछले लो को कभी तोड़ नहीं पाए हैं। मार्केट को बार बार वो ढकेल जरूर नीचे रहे हैं, सेलिंग वो कर रहे हैं, बट सारी सेलिंग जो जब मार्केट इस लेवल पे आ रही है तो वहाँ पे बाइंग में कन्वर्ट हो जा रही है। ठीक है, मतलब बायर्स बेसिकली बाइंग कर रहे हैं नीचे से। ठीक है, हायर प्राइसेस पे वो बाइंग नहीं कर पा रहे हैं, बट जैसे जैसे उनको प्रीमियम सस्ते मिल रहे हैं वो बेसिकली यहाँ बाइंग डाल रहे हैं। और ये चीज़ ये जो विक्स बनी है इस चीज़ से कंफर्म होता है कि हिडन बाइंग चल रही है। ठीक है, मार्केट में। उसके बाद क्या होता है, देखो इसमें हो कुछ नहीं रहा है, एक ज़बरदस्त फाइट चल रही है इस वेज में। वेज क्या होता है, काइंड ऑफ चैनल है, जिस चैनल में एक स्लोप काफ़ी स्टीप रहेगा, दूसरा वाला कम स्टीप रहेगा। ठीक है, अब अचानक से क्या होता है, दो बुलिश कैंडल बनती है, एक ऐसी कैंडल बनती है जो इस वेज के ऊपर क्लोजिंग देती है। ट्रेड लेने का तरीका क्या है, जैसे ही ये क्लोजिंग दे अगली कैंडल पे आप ट्रेड इनिशिएट करो, स्टॉप लॉस अपना स्विंग लो का बना दो। अगर आप यहाँ देखोगे तो करीब 44 पॉइंट्स का अपना स्टॉप लॉस बन रहा है और 100 पॉइंट्स 110 पॉइंट का अपना टारगेट है। तो ये था फॉलिंग वेज रिवर्सल पैटर्न। अभी एक रिवर्सल पैटर्न हम लोग और देख लेंगे, हम लोगों ने शायद उसका राइजिंग वेज रिवर्सल पैटर्न छूटा है, तो चलो ऐसा देख लेते हैं, फिर उसके बाद कुछ डिस्कशन करेंगे। राइजिंग वेज रिवर्सल पैटर्न अब ये कहाँ मिलेगा, मेरे ख्याल से देखते हैं 27-28, तो कंटिन्यूएशन पैटर्न है, बैंक निफ्टी पे शायद देख लेते हैं, उस पर मिल जाए अपने को। अच्छा सॉरी, अपने हाँ देखो इसको, ये पैटर्न जो है वो अपना है राइजिंग वेज रिवर्सल पैटर्न। ठीक है, इसमें क्या हुआ है मार्केट में, ऐसे एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है। ठीक है, ये एक देखो एग्जांपल है अपना राइजिंग वेज रिवर्सल नहीं है, कंटिन्यूएशन पैटर्न है गाइस। ठीक है, इसको सही कर लेना। अभी देखो इसमें क्या हो रहा है, मार्केट में एक फॉल आया, फॉल आने के बाद एक वेज का फॉर्मेशन हो रहा है जो कि राइज कर रहा है। अब देखो गाइज मैं कैसे ट्रेड करूंगा वो देखो ध्यान से। मार्केट में जब ये फॉल आया था उसके बाद मार्केट में फिर से बायर्स ने एक लो तो क्रिएट हो गया। ठीक है, मार्केट ने बायर्स ने एक लो क्रिएट कर दिया। अब मार्केट हर बार इस लो को रिस्पेक्ट कर रही है, इसके ऊपर ही ट्रेड कर रही है। जब तक मार्केट इसके ऊपर है, मेरा लॉजिक ये बोलता है कि बायर्स कंट्रोल में। देखो कंट्रोल में तो कोई भी नहीं है, सेलर भी नहीं है और बायर भी नहीं। कारण ये है कि जब तक सेलर इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देंगे तब तक मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो कंट्रोल में है,
और बायर जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देंगे तब तक वो कंट्रोल में नहीं है। अभी देखो एक कैंडल तो ऐसी बनती है जो पिछला स्विंग हाई था उसके ऊपर ये क्लोज होता है। अब देखो ये कहानी पूरी वेज के अंदर हो रही है। वेज क्या है? काइंड ऑफ वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, यहाँ पे वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और एक कैंडल ऊपर क्लोज देती है तो मैं अगली कैंडल पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी खोजता और एक ट्रेड इनिशिएट करता। हालांकि वो ट्रेड फेल हो जाता। जैसे ही फेल होता, जैसे हमारा एसएल हिट होता, हम ये नोटिस करते कि जो फॉलिंग वेज बना था उसके बाहर एक कैंडल क्लोज देती है नीचे की तरफ। ये जो फॉलिंग वेज है वो बेसिकली टूटा किधर? नीचे की तरफ। और फिर एक अपना ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट हम कर सकते थे समवेयर हियर। अब देखो मैं होता तो मैं कैसे ट्रेड करता? मैं बेसिकली वेट करता इस वाले लो के टूटने का। तो मार्केट जब इस लो को तोड़ता तब मैं ट्रेड इनिशिएट करता समवेयर हियर। ठीक है, ये क्या हो गया? ठीक है, तो अभी इसके पीछे लॉजिक समझो। ये सब चार्ट पैटर्न रटने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो बहुत कोशिश किया रटने की जब सीख रहा था, बट आज भी मैं रट नहीं पाया। और आपको फ्रैंकली बताऊं तो ये चार्ट पैटर्न जो है वो कहने को मतलब ये बहुत ही फेमस पैटर्न्स हैं, बट बेसिकली ये बुकिश पैटर्न्स हैं, है ना। किताब में ही अच्छे लगते हैं, रियल चार्ट में ये सब वर्क नहीं करते हैं। लाइव मार्केट में जब इंस्टीट्यूशनल प्लेयर, जो बड़े प्लेयर्स हैं, वो घुसते हैं तो वो चार्ट वार्ट थोड़े नहीं देखते हैं। वो तो बेसिकली देखते हैं प्राइस कैसा मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है कि महंगा मिल रहा है। जैसे उनको एक अपॉर्चुनिटी दिखती है, प्राइसेस सस्ते दिखते हैं, वो बाइंग डालते हैं। ठीक है, तो ये सब चार्ट पैटर्न को रटने से अच्छा है साइकोलॉजी समझो। जीत कौन रहा है बस ये देखो, जो भी जीतेगा हम उधर घुसेंगे। देखो हो क्या रहा है, मैं अगर आपको ग्राफ बना के दिखाऊं, मार्केट ऊपर जाए या फिर नीचे जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसमें एक वेज क्रिएट हो रहा है। मतलब कि एक चैनल बन रहा है, जो चैनल बार बार जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब कि वो पतला होता जा रहा है। ठीक है, अगर मैं ट्रेंड लाइन से ड्रॉ करूं तो बेसिकली एक हमारा ये हो गया, दूसरा हमारा ट्रेंड लाइन ये हो गया। इसमें एक स्लोप काफ़ी स्टीप है, दूसरा कम स्टीप है। स्टीप दोनों ही होंगे। ठीक है, अब ये जिधर ब्रेक कर जाए, सपोज करो ये नीचे ब्रेक कर गया तो अपन नीचे चले जाएंगे। ठीक है, पुट साइड के लिए ट्रेड देखेंगे। सपोज करो ये ब्रेक ऊपर कर जाता तो हम ट्रेड अपना ऊपर के लिए देखते। सिंपल सी चीज़ है यार, मतलब जो जीत रहा है अपने को उस साइड चले जाना है, सिंपल। वेज फॉर्मेशन के वो राइजिंग वेज है, फॉलिंग वेज है, कहाँ बन रहा है, डज नॉट मैटर एट ऑल। एकदम मैटर नहीं करता ये सब चीज़। बस ये देखो जीत कौन रहा है। वेज फॉर्मेशन के बाद किसकी जीत हुई है, जो जीत रहा है उधर घुस जाओ। ठीक है, अभी देखो ये वेज हम लोगों ने डिस्कस किया। बेसिकली मैंने अभी जो इस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया वो सबसे इम्पोर्टेंट था अपना फिब रिट्रेसमेंट, और दूसरा जो पोर्शन था जिसमें मैंने 4 पैटर्न्स बताए थे जो स्विंग हाई स्विंग लो पकड़ने के पैटर्न्स हैं। 4 वाले जो टॉप, मैंने डबल टॉप बताया था, डबल बॉटम बताया था, एक पिन बार कैंडल बताई थी, एक हैमर कैंडल बताई थी। अब देखो एक कैंडल बची हुई है इनसाइड बार, जो कि मैं अगर अभी पढ़ाना स्टार्ट करूं तो फिर 1 घंटे लग जाएंगे, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो उसको मैं अलग से कभी बता दूंगा। अभी के लिए जो मैंने बताई हैं उस चीज़ को आप प्रैक्टिस करो, फिब को अच्छे से प्रैक्टिस करो, और जो 4 पैटर्न्स मैंने शुरू में बताए थे उसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो। फॉलिंग वेज, राइजिंग वेज को भी हम लोग कभी खोजेंगे मार्केट में। फ़िलहाल तो अभी उतना अपने को उतना वो नहीं है। बेसिकली अपने पास 2 सेटअप्स हैं, वो 2 सेटअप्स ही परफेक्ट हैं। सेटअप 1, सेटअप 2 आप लोग सब जानते हो। अब जैसे चलो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और दिखाता हूँ। अगर सपोज करो ये कितने तारीख की है, 28 तारीख की है ना, ये अप्रैल है कि कौन सा महीना है। चलो ये जो मार्केट है जिस पर भी हम लोग वेज फॉर्मेशन बना रहे थे, ये 26 अप्रैल की मार्केट है। मैं चला जाता हूँ 51 टाइम फ्रेम पे, 26 अप्रैल को चले जाते हैं। अब देखो हम लोग कैसे ट्रेड करते हैं, जो मैंने आपको ट्रेडिंग स्टाइल बताई है। बैंक निफ्टी का है, बैंक निफ्टी पर हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग निफ्टी पे करते हैं, बट मैं समझाने के लिए सिर्फ इसका एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, 26 अप्रैल को आओ। अभी देखो अपने लिए क्या हुआ, मार्केट में एक लो क्रिएट हुआ। पहली लो कैसे बनता है, मार्केट फॉल कर रही थी, उसके बाद अगर कोई
ध्यान से देखेगा तो पहला लो कौन सा है, पहला लो ये है क्योंकि मार्केट यहाँ से उठी थी और एक ग्रीन कैंडल बनी है, काइंड ऑफ डोजी बनी है, बनी तो ग्रीन ही है ना। तो अपने लिए पहला लो ये हो गया, फर्स्ट लो ये हो गया। वैसे भी ये लो बनता क्योंकि बहुत बड़ी विक है इसकी, ठीक है। फर्स्ट लो ये है। दूसरा लो कौन सा है, ऊपर तो देखना ही नहीं क्योंकि ऊपर, अच्छा चलो मार्क कर ही देते हैं। इंट्राडे हाई ये हो गया, इंट्राडे लो अपना ये वाला हो गया। उसके बाद एक नेक्स्ट लो बनता है ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट लो अपना ये बनता है। अब हम लोग कैसे ट्रेड लेते हैं, हम लोग बेसिकली इस कैंडल को देख के ट्रेड लेते। इस कैंडल ने क्लोजिंग दी है इसके नीचे, ध्यान से देखो तो ये जो लो बना था इसके नीचे ये कैंडल क्लोज कर रही है। तो हम अगले वाले उस पर अपना नेक्स्ट कैंडल पे अपना एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे, शॉर्ट पोजीशन। और अपना जो एसएल रहेगा वो इसके ऊपर रहेगा, समवेयर हियर, ठीक है। बैंक निफ्टी का है तो 40 रुपये का एसएल तो रखना नहीं है ना भाई, इसमें तो 100 रुपये मिनिमम एसएल रखो, सॉरी 100 पॉइंट्स, 50 रुपये तो रखो ही रखो। और यहाँ आप देखोगे तो बहुत इजीली, मतलब इजीली तो मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि मार्केट ने काफ़ी टाइम लिया अपने टारगेट को देने में, ठीक है। अभी देखो बैंक निफ्टी में मैं अप्लाई नहीं करता हूँ इसको, कारण मैंने शुरू से नहीं किया है तो मुझे मज़ा नहीं आता बैंक निफ्टी में सेटअप 1 सेटअप 2 अप्लाई करने का, क्योंकि मैंने देखा अक्सर वो फेल हो जाते हैं। और निफ्टी में बहुत अच्छे से काम करते हैं, बैंक निफ्टी में भी काम करते हैं, बट मैंने देखा है कि जो स्टॉप लॉस है उसको लेके थोड़ा डाउट रहता है मेरे को, मतलब उसको लेके थोड़ा मैं कंफ्यूज रहता हूँ, ठीक है। कारण ये है कि उसमें स्टॉप लॉस फिर मैं मैनेज नहीं कर पाता हूँ, जबकि निफ्टी में मैं स्टॉप लॉस मिड कैप में तो बहुत अच्छे से मैनेज कर लेता हूँ, इसीलिए वो सेटअप्स बहुत अच्छे से वर्क करते हैं वहाँ पे, ठीक है। बट स्टिल अगर आप यहाँ भी अप्लाई करते हैं तो आपको टारगेट डेफिनेटली मिल जाता है। दूसरा बंदा जो ये इसको इंट्राडे लो मान के ट्रेड करेगा, वो इस वाले पे ट्रेड लेता, शॉर्ट पोजीशन यहाँ बनाता, वो उसको भी बहुत इजीली अपना टारगेट मिल जाता है। जितना भी टारगेट वो रख ले, 200-300 पॉइंट बहुत इजीली मिल जाता, 50-60-70 पॉइंट का अपना एसएल रख के, ठीक है। तो हम लोग देखो ट्रेड ऐसे करते हैं, कहने को ये फॉलिंग वेज बना, ठीक है, उसके बाद मार्केट ने कैंडल क्लोज की, वेज टूट गया नीचे की तरफ, फिर हम ट्रेड लिए। इतना कहानी गढ़ने से बढ़िया है कि सिंपली लो मार्क करो। मेरा तो सिंपल फंडा है, अगर लो टूट रहा है तो जो सेलर्स हैं वो जीत रहे हैं, बायर्स हार रहे हैं, हम जीतने वाली साइड की तरफ हो जाएंगे। अगर हाई ब्रेक हो रहा है तो बायर्स जीत रहे हैं, हम बायर की तरफ चले जाएंगे। अब देखो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर इसी में जैसे ये कैंडल्स देख रहे हो, कहने को तो कैंडल उठ रही है बट इनगल्फिंग कैंडल कोई नहीं बन पाई, ना तो पैटर्न इनगल्फिंग हुआ है यहाँ पे, ना तो कैंडल इनगल्फिंग हुआ है, ठीक है। तो ऊपर के लिए तो ट्रेड अपना हो ही नहीं सकता था। 5 मिनट पे अगर हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे एक ट्रेड ले रहे थे हम लोग ऊपर के लिए, बट यहाँ तो कोई ट्रेड बनता ही नहीं ऊपर के लिए, अपना ट्रेड नीचे ही बनता है। खासकर इस कैंडल को देख के तो सोचो भी नहीं कि ऊपर के लिए ट्रेड लेना है। ये कैंडल तो मतलब शो ही कर रही है कि सारे बायर्स का जो इंटरेस्ट था वो यहाँ पे ध्वस्त है इसको देखने के बाद। ठीक है गाइस, तो ये था आज का अपना क्लास, और अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। 4th क्लास जो होगी अपनी मूविंग एवरेज और ट्रेंड लाइंस पे होगी। तब तक के लिए आप ट्रेडिंग करो और डिसिप्लिन के साथ करो, बहुत इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में वही है कि जब भी आप ट्रेड लो तो ये अपने आप से पूछो इस चीज़ को कि जो ट्रेड आप ले रहे हो वो क्यों ले रहे हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो आप स्टॉप लॉस लगा रहे हो क्या स्टॉप लॉस आपके औकात के हिसाब से है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि 50 रुपये का आप स्टॉप लॉस निफ्टी में लगा के बैठे हुए हो और टारगेट रख रहे हो 30 रुपये, तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं रहा ना। स्टॉप लॉस लॉजिकल होना चाहिए। अगर बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो रहा है तो ट्रेड अवॉइड करो, रीटेस्ट का वेट करो, मार्केट को आने दो तुम्हारे जोन में, फिर वहाँ से रिजेक्शन पाने दो, तब ट्रेड लेना, ठीक है। तो कुछ डिसिप्लिन फॉलो करो, स्टॉप लॉस ज़रूर लगाओ। स्टॉप लॉस पे एक डेडिकेटेड वीडियो मैं बनाऊंगा कैसे लगाना है, कब स्टॉप लॉस हिट होने पे भी नहीं निकलना होता है। धीरे धीरे डिस्कस करेंगे सब चीज़ें। तब तक के लिए प्रैक्टिस करो गाइस। गुड लक, बाय बाय।